ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करते हैं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो मालिक भारत माता की जय। बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू अवर चैप्टर 5, अपन चैप्टर 5 का जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपन आज वो खत्म करने वाले हैं। अपना ये सेशन जो पहला सेशन है स्टार्ट हो रहा है, ये पर्टिकुलरली आपके मेन कंटेंट को फोकस करेगा वंस अगेन। कल का एक लास्ट क्वेश्चन था जो तोड़ एलडीआर मैंने बताया था आपको। अभी वाले आज के जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है ये आपके लिए तोड़ एलडीआर रहेंगे। यानी सीबीएस के अंदर अगर मैं बोलूँ कुछ अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, वो आपके कल का एक लास्ट क्वेश्चन और आज का ये क्वेश्चन। लेकिन कल के लास्ट क्वेश्चन और आज के जो कॉन्सेप्ट है उसके बीच में मैंने एक क्वेश्चन घुसेड़ दिया है जिसमें मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग अपडेट कर दी, मैंने आपको बता दिया। और जो था सर्विसेज ऑफ बैंकिंग वो आप देख लेना, उसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रेस आउट नहीं है। रीजन सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके, जहाँ पर एडवांसेज एंड अदर थिंग्स था। वो पंचायती था, तो मैं सोचा आज थोड़ा सा लेट चालू कर रहा हूँ उसमें से मतलब जस्ट टू क्रिएट एन वन स्ट्रक्चर। तो उसके लिए मैंने बोला वो लेक्चर देख लो और उसमें एज मच कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 45 मिनट्स का कुछ लेक्चर है, मैंने बोला ना, मैंने पंचायती की है उसमें। वो चाहिए तो आप वो उसको नहीं भी देखा 2 मिनट में पढ़ा, पर वो 4 पेज है इसीलिए मेरे को थोड़ा एलोबरेट करना पड़ रहा है। ओके, अगर 4 पेज को अगर मैं 5 मिनट में उड़ा देता तो वो थोड़ा सा वो भी होता है, तो इसलिए 4 पेज को थोड़ा सा मैंने इज्जत भी दी और मैंने वो कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट रहा मालिक। तो अपन ने जो कहानी पढ़ी है अभी तक, मैं थोड़ा सा रिवीजन मोड में नहीं हूँ अभी, मैं अभी कॉन्सेप्ट के मोड में हूँ। ओके, मैं डायरेक्टली सीबीएस से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सीबीएस पे आते हैं मालिक। सीबीएस का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, ओके, सीबीएस के कहानी में हमने टोटल जो क्वेश्चंस किए थे, ओके, वो क्वेश्चन की सीरीज में पहले 4 क्वेश्चन इंटरलिंक थे, जिसके अंदर मैंने पहले आपको बताया सीबीएस के सॉफ्टवेयर क्या है, उन सॉफ्टवेयर में से कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए, अगर उसमें से 2 सिलेक्ट किया तो 2 में से कौन सा फिल्टर करना चाहिए, वो फिल्टर होने के बाद ओके ये कहानी खत्म हो जाए। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और एक था जो था कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, जिसमें अपन बात कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए। ये 4 क्वेश्चन अपने सेट में खत्म किए, ओके, जो लॉजिकली मेरे ख्याल से सबके दिमाग में क्लियर होंगे। और उसके साथ में अपन ये देखा ये खरीदना रहा तो कौन सा फ्लो रहेगा, कैसा फ्लो रहेगा, ये भी अपने देखा। जैसे एग्जांपल आपको याद होगा, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर अप्रूवल करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन का कॉन्सेप्चुअली गलत पॉइंट है, मैंने बताया भी लॉजिकली। उसके बाद डिजाइन है, या तो एक्वायर करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, मेंटेन देंगे, ओके, सपोर्ट देंगे, अपडेट करेंगे, लास्ट पॉइंट ऑडिट करेंगे। ये सारा सीक्वेंशियल पॉइंट अपन ने देखा। ये आंसर आपको सीक्वेंशियली याद रखना था, ये मैंने आपको कल भी बता दिया। सीक्वेंशियली आप ध्यान रखोगे, दैट्स इट। ये ऑल टुगेदर ये होने के बाद ओके आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता था, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां तक की कहानी तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन है, यानी पहले 5 क्वेश्चन को आपने पार्किंग लॉट में डाल देना है। ये आप रिवाइज करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे ना, उसके बाद ये रेडी भी जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में दम नहीं है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो भी हेड पॉइंट में रट जाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि देयर विल बी नो बिग प्रॉब्लम एज सच, बट कॉन्सेप्चुअली ठीक है। उसके टेक्निकल वर्ड्स आपको ध्यान होने चाहिए। जिसमें से एक कॉन्सेप्ट अपन ने किया, कल कॉन्सेप्ट खत्म किया था, वो था आपका, अगर याद है, मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस। हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस हमने कल फोकस किए? 7। अगर आपको याद है, सबसे पहला बैक ऑफिस का मॉड्यूल था, जिसमें आपको मालूम होगा सेटलमेंट एंड अदर थिंग्स करते हैं अपन, चेक का प्रोसेसिंग है, एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखना है, एम्प्लॉय कौन से बेसिक एम्प्लॉय कौन से ट्रेड कर रहा है सिक्योरिटीज में, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया सर्टेन सिक्योरिटीज आर बैंड फॉर एम्प्लॉय, ओके, जैसे ऑडिटर के लिए कुछ सिक्योरिटीज बैंड होती है। आपने देखा होगा 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाले कैटेगरी, उसमें 141 सबसेक्शन 3 में देखा होगा, भाई ही शुड नॉट बी इंडेप्टेड, ही शुड नॉट बी। ऐसे ही बैंक के कुछ क्राइटेरिया होंगे जहां पर बैंक की पॉलिसी ध्यान रखेगी। वो कौन ध्यान रखेगा? ऑडिटर के केस में तो अपन बोल रहे हैं भाई टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑडिटर, ये तुम दोनों ने ध्यान रखना है। बैंक केस में कौन रखेगा? बैक ऑफिस रखेगा। उसके बाद अपन ने 2 चीज देखी भाई, एक डेटा वेयरहाउस था जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो डेटा वेयरहाउस को मैंने ज्यादा करके कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। रीजन सिंपल है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअली नोन टू यू। और अगर किसी में दिक्कत भी आ रही हो डेटा वेयरहाउस, अपने चैप्टर कौन से फोकस करना है? 3A को अपने बैकअप में वापस देख लेना है, दैट्स इट। ये होने के बाद अपन ने 2 पॉइंट देखे जो कस्टमर यूज करता है। एक ऑलरेडी है क्रेडिट कार्ड और एक है ऑलरेडी एटीएम। लेकिन कल कंफ्यूजन क्लियर हुआ मेरे ख्याल से, वो फ्रंट एंड मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि आप वो यूज नहीं करते। वो कौन यूज करता है? बैंक, ओके, वो फ्रंट एंड नहीं है, ओके, बैक एंड है, सर्वर है ना मालिक। क्रेडिट कार्ड का, एटीएम का वो सर्वर है, इसीलिए वो बैकएंड में होता है। और ये होने के बाद और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर क्यों चाहिए ये समझाया था, मेरे को याद है आपको? क्या सेंट्रल सर्वर के पहले भी ब्रांच के सर्वर थे? यस, लेकिन ब्रांच के सर्वर प्रोसेस कैसे करते थे? एंड ऑफ द डे में सेटलमेंट होते थे सेंट्रल सर्वर पे। तो रियल टाइम में डेटा अपडेट होता था क्या? नहीं, ओके, एंड उसके रीजन, ओके, उसकी वजह से सेंट्रल का सर्वर का कॉन्सेप्ट आया। अब सेंट्रल सर्वर क्या करता है? कोई भी ब्रांच में ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन ब्रांच के सर्वर पे अपडेट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहां पर अपडेट होता है? सेंट्रल सर्वर। और रियल टाइम में वो सारे ब्रांच के ऊपर एक्सेसिबल होता है।
दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल सर्वर। इसके बाद आया आपको जो एक्सेस मिलता है मालिक, आपको कौन सा एक्सेस मिलता है? आपको मिलता है मोबाइल से एक्सेस, इंटरनेट से एक्सेस, ओके, या फोन बैंकिंग के एक्सेस। तो उसका आपका नाम था ओके मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, लेकिन उसके अंदर तीसरा फोन बैंकिंग भी आया। मैंने बताया फोन बैंकिंग में डिफरेंस क्या है आपके मोबाइल बैंकिंग से। मोबाइल बैंकिंग मतलब आप ऐप से जा रहे हो, फोन बैंकिंग मतलब आपने कॉल किया। और ये कॉन्सेप्ट होने के बाद और एक जगह है जहां पर आप जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रांच। इसीलिए अपन उसको बोला ब्रांच बैंकिंग का मॉड्यूल। ओके, ब्रांच बैंकिंग जो ब्रांच को डील करता है। लेकिन ब्रांच बैंकिंग मॉड्यूल खाली कस्टमर के लिए नहीं होता है। ब्रांच बैंकिंग मॉड्यूल होता है जो एम्प्लॉई है एंड ऑफ द डे सेटलमेंट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। ओके, आपको याद होगा मैंने इंटरनल कंट्रोल में कॉन्सेप्चुअली अपन ने पढ़ा था। इंटरनल कंट्रोल में आपने ध्यान दिया था अगर कुछ पीरियोडिक अपडेट देना है, ओके, इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन देने हैं, ये सब कौन करेगा? ओके, ब्रांच बैंकिंग मॉड्यूल, ये कॉन्सेप्ट था मॉड्यूल के अंदर। तो मेरे ख्याल से इधर तक तो किसी को दिक्कत नहीं आई। ओके, कहीं का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, मैं आपको बता दूं मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंटली मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट मतलब 2 साल में। यानी कौन से अटेम्प्ट से मॉड्यूल एक्चुअली आया अपने सिलेबस में? 21 का एरा मॉड्यूल में रहा है। ओके, 22 आपका मतलब सेकंड ईयर है जो मॉड्यूल अपन डिस्कस कर रहे हैं। 2020 में मॉड्यूल नहीं था, 2020 के पहले, अगर आपको याद होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि May 20 के बाद सिलेबस के, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ड्रामेटिक चेंज हुआ है, तो आपके लिए मॉड्यूल रहा। इसीलिए आपको पहला पॉइंट मैंने कल बता दिया, मॉड्यूल बहुत तोड़ एलडीआर रहेगा। तो मेरे ख्याल से मॉड्यूल की कहानी एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना? ओके, एंड बेसिकली 101% श्योर शॉट मैं आज ये पूरी शीट्स अपडेट करके मैं आपको शेयर कर दूंगा, मतलब ताकि वो आपको कीवर्ड्स एंड अदर थिंग्स वापस रिवाइज करने के लिए ध्यान रह जाए। अब पॉइंट आता है सर, अगला क्वेश्चन जो आता है कंपोनेंट्स, जिसमें मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन था कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस, डिलीट कर दिया गया था सिलेबस से May 20 में। 2020 के पहले एक सिलेबस में और एक क्वेश्चन था कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। यानी अगर आपने May 19 या नवंबर 19 के पेपर देखे, बाई चांस May 19 या नवंबर 19 के पेपर देखे, तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। सिलेबस में वो है नहीं मालिक, डिलीट हो गया। इसीलिए व्हाट द रीजन वी शुड अवॉइड द अर्लियर पेपर। ओके, बेसिक वो पॉइंट है। 2020 में वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। लेकिन और एक क्वेश्चन इसके साथ था, एंड दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। यानी मेरे को बताओ, जब मैं बोल रहा हूं कंपोनेंट्स, क्या कंपोनेंट शब्द आपके पास पहली बार आया है? आंसर इज नो। 3A में आपने पहला क्वेश्चन ही वही पढ़ा, 3A पूरा उसी के ऊपर निर्भर था, कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस। याद होगा तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स बताइए। ओके, इस कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है मालिक? पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? तो आज मैं पूछ रहा हूं सीबीएस में कितने कंपोनेंट्स है। वी आर नॉट आस्किंग कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस, वी आर आस्किंग टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। यानी अगर कोर बैंकिंग सिस्टम है तो उसके लिए क्या क्या पार्ट्स रिक्वायर्ड है। मॉड्यूल्स नहीं बोल रहा हूं, सीबीएस कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा, यानी सीबीएस के कितने पार्ट होंगे, वो लॉजिक अलग हो गया। और सीबीएस के लिए हमें और क्या पार्ट्स चाहिए जिसपे सीबीएस चल सकता है। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, मेरे ख्याल से सबके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली समझने को शुरू करो। क्वेश्चन क्या है मालिक? कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस या टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस? टेक्नोलॉजी। क्या कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस पहले आंसर था? यस, लेकिन अभी सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो वी डोंट हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। सर व्हाट इफ अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आई डोंट नो, बिकॉज इसका क्या आंसर होगा आई डोंट नो, क्योंकि इसका आंसर कुछ अलग था मालिक। इसका आंसर ही अलग था सर। कंपोनेंट्स में हम लोग टेक्नोलॉजी कंपोनेंट लिख देवे तो कॉन्सेप्चुअली गलत है। कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। कंपोनेंट्स में टेक्नोलॉजी कंपोनेंट हो सकता है और उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। कंपोनेंट्स इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट इज अ शॉर्टर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कंपोनेंट्स। तो हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं मालिक, छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहां पर ओके आपके सिलेबस में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट डाला गया है, छोटा सा अमेंडमेंट लाया गया है। अमेंडमेंट है मतलब इसमें एडिशन है, अमेंडमेंट मतलब डिलीशन नहीं है। इन्होंने क्या किया है? ओके, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, मतलब इसके टोटल 6 कंपोनेंट है, 6 में से जो थर्ड कंपोनेंट है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो थर्ड कंपोनेंट को उन्होंने एलोबरेट करके समझाया हुआ है, और वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। यानी अगर किसी के पास एडिशन 5 ही ना, अपनी एडिशन 5 है तो उसको एक शीट रहेगी, उसमें एक आंसर रहेगा। और किसी के पास एडिशन 6 है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसका सीक्वेंस वैसे ही जा रहा होगा। पर वो शीट वीट का बाद में देखो रे, पहले आंसर को कंप्लीट करो। ओके, और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का अगर आपको तोड़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें जो आज की पॉइंट है या आज का सेशन का पॉइंट है, ये बहुत लीस्ट इंपैक्ट करेगा आपको, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो। कॉन्सेप्चुअली की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन मेरे को बताओ, चार्ट में अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? चार्ट का अगला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? सीबीएस। अब एक चीज ध्यान रखना है इसके अंदर, ओके, मैंने अभी तक के क्वेश्चन में कभी मैंने आपको ऐसा करवाया नहीं, और ना मैंने अभी तक बोला, सीबीएस के क्वेश्चन की बात करो खासकर,
ओके, पहले वाले जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे दिखे हैं, यहां पर कहीं पर भी मैंने आपको बोला नहीं कि ये रिटेल आ सकता है या अपनी औकात में कोई क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर आई डू थिंक, मैं वापस बोल रहा हूं, मेरी मान्यता है कि टेक्नोलॉजी कंपोनेंट का, ओके, इसके जो पॉइंट्स है, इसके जो 6 पॉइंट्स है, 6 में से ऐसा हो सकता है 1 पॉइंट या 2 पॉइंट अपनी औकात में आ सके। यानी यहां पर होलसेल एंड रिटेल, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं मालिक। कौन से तरह के क्वेश्चन हो गए? होलसेल एंड रिटेल। तो लेट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट वेरी क्लियरली एंड टेक योर टाइम, बिकॉज आई विल सजेस्ट यू, ये एक पहला कॉन्सेप्ट, इसके बाद दूसरा और तीसरा, ये 3 कॉन्सेप्ट आप क्लोज कर लो अच्छे से। अपना मेरा मतलब वो जो मेन टारगेट है सीबीएस का, वो अच्छे से कवर हो जाता है मालिक। पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स की मालिक। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, जब मैं बोल रहा हूं टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी पिक्चर में आती है। टेक्नोलॉजी मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजें पिक्चर में आती है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं एक बार हेड पॉइंट बना देता हूं, उसके बाद सारी चीजें मसाले में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हेड पॉइंट की बात करते हैं। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन, क्या सीबीएस में डेटाबेस होगा? सीबीएस में डेटाबेस होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट होगा एक डेटाबेस कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है वो डेटाबेस। अब डेटाबेस अभी आप मैन्युअली रख रहे हो या ऑटोमेटेड रख रहे हो? ऑटोमेटेड। टेक्नोलॉजी रख रहे हो, आपको हार्ड डिस्क एंड अदर थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, डेटाबेस। तो पहला पॉइंट है डेटाबेस। दूसरा, क्या एप्लीकेशन चाहिए सीबीएस के लिए? आंसर इज यस। तो दूसरा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट क्या हुआ? ऐप। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, प्लीज मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। एम आई डिस्कस इज अ सीबीएस ऐप? मां कसम तोड़ पिटूंगा अगर किसी ने हाँ बोला तो। सीबीएस ऐप नहीं है। सीबीएस एक प्रोसेस है जो सेंट्रलाइज करता है और चीजों को इंटीग्रेट करता है। तो सर ऐप क्या है? फिनाकल, फिनवेयर, ये भी तो चाहिए ना अपने को। बिना फिनाकल के, फिनवेयर के, फ्लेक्स क्यूब के या बैंकमेट के काम होगा क्या मालिक? नहीं। तो आपको क्या चाहिए? पहले डेटाबेस, फिर क्या चाहिए? एप्लीकेशन। बिना उसके काम ही नहीं होगा सीबीएस में। ओके, गिव मी अ करेक्ट आंसर मालिक। मेरे को बताओ, ओके, सबसे ज्यादा फ्रॉड किधर होते हैं? ये चीज आप नोट कर लो भाई, नोट कर लो, आप रिकॉर्ड लग लो। आपको अगर 10 फ्रॉड निकालने हैं, ओके, इस एरा के, मतलब एक 15 दिन के भी निकालने, जितने फ्रॉड निकालोगे, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, 10 फ्रॉड तो नहीं होंगे, मतलब लाखों फ्रॉड हो चुके होंगे, लेकिन मैं 10 फ्रॉड निकाल दूं, 10 फ्रॉड में से आपको मालूम पड़ेगा 9 फ्रॉड बैंक पे होंगे। 92% ये लास्ट ईयर का एरा है, 2020 कोविड के टाइम का 2020 का है। 92% फ्रॉड्स आर टेकन इन बैंक्स। ओके, दूसरे में भी फ्रॉड हुए, अमेजॉन में होते हैं, अनदर थिंग। वापस बोल रहा हूं, मैं कौन से फ्रॉड की बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं कुरियर कंपनी चुरा के लेके गया वो उसके उस फ्रॉड की अपन बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं। किसकी फ्रॉड की बात कर रहे हैं? साइबर फ्रॉड। ऑनलाइन अटैक लॉन्च हुआ, आपके वेबसाइट की बैंड बजा दी, आपके वेबसाइट को डाउन टाइम किया। आपके वेबसाइट को याद है डाउन टाइम का पॉइंट? ओके, आपके वेबसाइट पे अगर याद है, वेब डिफेसमेंट, आपके वेबसाइट पे मैंने पोर्नोग्राफी चला दी, याद होगा तो मैंने बताया भी, इंडिया और पाकिस्तान के केसेस में ये बहुत बार होता है, आप देखोगे तो। ओके, 15 अगस्त को इधर कुछ, उधर उधर, ऐसा ये सारी चीजें होती है। ओके, मिल मिल बैठ के काम करते हैं अपन लोग। ओके, उधर वो लोग सीधा, मतलब ऐसा ऐसा कैटेगरी है। बट टू द एक्सटेंट, ये भी तो फ्रॉड है। तो ये बैंक पे होना या किसी और होने में, ये भी साइबर फ्रॉड हुए। पर साइबर फ्रॉड की कैटेगरी कहते हैं 92% का कैटेगरी, 92% आर ऑन बैंक फ्रॉड्स यार। अब इमेजिन करो, तो मेरे को बताइए, साइबर सिक्योरिटी आपके लिए तोड़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो वन ऑफ द कंपोनेंट क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी। ओके, साइबर सिक्योरिटी का कोई एग्जांपल बता सकता है मेरे को? बताओ, मेरा साइबर सिक्योरिटी, मेरे को सिक्योर रखने के लिए क्या चाहिए? हाँ, पिन चाहिए, ठीक है। अब मेरा साइबर सिक्योरिटी, पिन विन तो कॉमन एग्जांपल है, मैं एकदम तोड़ एग्जांपल की बात कर रहा हूं भाई। यार मेरे इधर अनऑथराइज पर्सन नहीं आना चाहिए। श्यामलाल, श्यामलाल को भूल रहे हो सालो? अबे बिना श्यामलाल के तो बैंक चले ही नहीं, और उधर बहुत सारे श्यामलाल होंगे, एक श्यामलाल में काम नहीं होगा भाई। तो आप समझे मालिक। और श्यामलाल, अगर आपको याद है, श्यामलाल के साथ में मैंने मोंटी का भी एग्जांपल दिया था। मोंटी क्या था, अगर आपको याद है? आईडीएस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। मैंने बताया भी था, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम अपने मसाले में नहीं है, लेकिन हेड पॉइंट डिस्कशन में आएगा। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूशन मतलब पेनिट्रेशन, उसको डिटेक्ट करता है। ओके, वो सिस्टम होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, मॉन्टी भौंकेगा, याद है ना, कुछ अनऑथराइज दिखेगा और फिर हाईलाइट करेगा। सेम लॉजिक यहां पर भी वही है, यही तो चीज चाहिए। तीसरा पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी, वन ऑफ द कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, साइबर सिक्योरिटी। ओके, चौथा कंपोनेंट। ओके, मेरे को बताओ, कल ये अटक गया था, क्यों अटक गया था ये? नेटवर्क। फायरवॉल नहीं, श्यामलाल थोड़ा अटका है इसको, नेटवर्क इधर श्यामलाल की तरफ है। ओके, कौन अटका है? नेटवर्क। ओके, मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज नेटवर्क? ओके, मेरे को बताओ, बैंक के यूजर्स कितने हैं? बैंक के यूजर्स कितने हैं? अरे तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सालो यार। ओके, तुमको सुबह 7 बजे नहीं बिठा रहा हूं मैं यार। ओके, ना दोपहर को 2 बजे बिठा रहा हूं खाना खा के, तुम बैठ रहे हो एकदम इंटरिम टाइम में, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए। ओके, तो मेरे को बताओ, बैंक के यूजर्स कितने? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने? बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो बैंडविड्थ डाउन टाइम करवा देगा।
एंड दैट इज एग्जैक्टली अ फोर्थ कंपोनेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क कंपोनेंट, साइबर सिक्योरिटी हो गया, चौथा नेटवर्क। तो चार कौन से हो गए? सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? डेटाबेस, एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क। ओके, लेकिन ये सब डेटा रखेंगे किधर बे? डेटा सेंटर। बिना डेटा सेंटर के काम नहीं होगा। तो पांचवा कंपोनेंट डेटा सेंटर। खाली मतलब डेटा सेंटर मतलब मुंबई है, मुंबई ना, खाली मुंबई चाहिए या बैंगलोर भी चाहिए? तो डेटा सेंटर उसको नहीं बोलते, उसको डेटा सेंटर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? बैकअप भी नहीं, बैकअप भी नहीं, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। तो यानी आपके पास डेटा सेंटर होना चाहिए, डीआरपी होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी साइट, अल्टरनेट रिकवरी साइट। मालूम है ना मालिक? पांचवा कंपोनेंट। एवरीबॉडी क्लियर? एंड छठा पॉइंट, ओके, मैक्सिमम फ्रॉड इसमें भी होते हैं, तो जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग फ्रॉड सिस्टम्स होने चाहिए, ऑनलाइन मॉनिटरिंग फ्रॉड सिस्टम्स। अब ये क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर छह कंपोनेंट की लिस्ट बताइए और क्वेश्चन वापस सिंपल रखिए, मेरे को बताइए। ओके, आर वी डिस्कसिंग नॉर्मल कंपोनेंट, आर वी डिस्कसिंग टेक्नोलॉजी कंपोनेंट? टेक्नोलॉजी। तो हाउ मेनी टेक्नोलॉजी कंपोनेंट आर देयर? 6। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? डेटाबेस। उसके साथ क्या चाहिए? एप्लीकेशन, हैक नहीं होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, ओके, इसके लिए एस्टेब्लिश करने के लिए नेटवर्क, और ये रखने के लिए डेटा सेंटर, और उल्ट गया तो डिजास्टर रिकवरी। एंड लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम। मेरे ख्याल से 6 पॉइंट का स्ट्रक्चर रेडी हुआ सबको? पक्का? एवरीबॉडी? ओके भाई, रुशन यस सर बोलता है, अभी आया और बोलता है यस सर। उसको क्या झेपा होगा क्या मालूम, बोलता है यस सर। ओके, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। ओके, तो पहले 6 पॉइंट की हेड पॉइंट आपकी रेडी हो गई, अभी एक एक पॉइंट को डिस्कस करो, मसाले के साथ ध्यान रखो। पहला पॉइंट, ओके, मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट है? डेटाबेस। सबसे पहले क्या रहेगा मालिक? डेटाबेस। ओके, मेरे को बताओ डेटाबेस एनवायरनमेंट। ओके, डेटाबेस एनवायरनमेंट सोच समझ के बताना। डेटाबेस एनवायरनमेंट कैसे होगा? ओके, यहां पर सेंट्रली या डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज, यानी ये सेंट्रलाइज होगा, ये सेंट्रलाइज होगा। ओके, अब ये सेंट्रलाइज जो होगा इसके अंदर, एक सेकंड, डेटाबेस एनवायरनमेंट ये कैसा होगा मालिक? सेंट्रलाइज। मेरे को मसाले से मतलब है अभी, बिकॉज हेड पॉइंट तो खत्म कर दिया अपन, मैं मसाले में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। पहला पॉइंट क्या है? सेंट्रलाइज। अब मेरे को बताओ, ये सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट मैं समझ गया। ओके, ये सेंट्रलाइज खाली एक दो ब्रांच का रखेगा या ऑल ब्रांचेस का रखेगा? ऑल ब्रांचेस का सेंट्रलाइज, इसमें सेंट्रलाइज में जाएगा। जी पाना मालिक ये? ओके, अब मेरे को बताओ सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या डेटा रहेगा? सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या डेटा रहेगा? सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या डेटा रहेगा? सेंट्रलाइज कस्टमर का मास्टर डेटा, कस्टमर का मास्टर डेटा, कस्टमर के ट्रांजैक्शन डेटा, इंटरेस्ट रेट, उसके अकाउंट टाइप क्या है, ओके, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एक्सेट्रा। तो याद रखना, ओके, इसके अंदर क्या क्या डेटा रहेगा? कस्टमर, ओके, मास्टर डेटा, कस्टमर का टाइप क्या है, ओके, कस्टमर के इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट होता है ना, करंट अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में मिलता है, एफडी होता है, ये सब डेटा इसके अंदर रहेगा। सबको झेप रहे मालिक ये? एवरीबडी? और इसके साथ में ओके, अगर कस्टमर को कुछ ट्रांजैक्शन करना है, कस्टमर को एग्जांपल मेरे को बताओ, अगर मेरे को अभी ट्रांजैक्शन करना है, मेरे को एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर करना है, एवरीबडी विथ मी, क्या बोल रहा हूं मैं? एचडीएफसी बैंक से कहां पर ट्रांसफर करना है? आईसीआईसीआई। मेरे को बताओ, मैं ट्रांजैक्शन ऐप में करूंगा, लेकिन क्या ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होगा? बिना डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हुए काम कैसे होगा? ओके, क्योंकि अकाउंट, मेरे अकाउंट से पैसे कम होंगे और किसी और के अकाउंट में पैसे ज्यादा होंगे ना मालिक। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी यहां पर ओके, जो भी कोई सर्विस चाहिए, किसको? कस्टमर को कोई भी सर्विस चाहिए, ओके, सर्विस चाहिए, ओके, ये सर्विस जो कस्टमर को चाहिए, ये सर्विस कस्टमर किसको ज्ञान छिपेगा कि भाई मेरे को ये सर्विस करके दे? याद रखना, एप्लीकेशन को। मैंने किसको कमांड दिया? एप्लीकेशन को, कि ट्रांसफर करना है, और एप्लीकेशन का अपडेट किस में जाएगा? डेटाबेस में। दैट्स इट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर क्लियर है, मसाला भी क्लियर है। तो पहला सीन मेरे ख्याल से मसाले में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पहला एनवायरनमेंट, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी मसाला है, इजी टू रिमेंबर है, इजी टू रिप्रोड्यूस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस बताओ, मैं कल जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या जब आप यू आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो स्टार्टिंग के थे, फिनवेयर फिनेकल, ओके, वहां पर था, मैंने एम्फसाइज ये किया है, जहां पर मसाला मैटर करता है वहां पर मसाले पे ध्यान दो भाई। जिधर मसाला मैटर करता है उधर मसाले पे ध्यान दो, एंड मेक श्योर ये मसाला आपके दिमाग में तोड़ रहे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ओके, व्हाट मैटर इज मसाला। हेड पॉइंट मैटर करता ही है, लेकिन हेड पॉइंट के साथ क्या मैटर करेगा? मसाला। ओके, सो पहला पॉइंट याद रखिए, डेटाबेस। ओके, डेटाबेस एनवायरनमेंट होने के बाद दूसरा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन। मेरे को नहीं लगता कि इसका मसाला मेरे को बताना भी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन एनवायरनमेंट का मसाला आपको तोड़ आना चाहिए। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है बेटा? एप्लीकेशन एनवायरनमेंट मतलब बेटा, एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट मतलब ओके, क्या बताता है एप्लीकेशन में? ओके, सीबीएस के लिए क्या चाहिए? एप्लीकेशन। एग्जांपल? अरे कल पढ़े ना, कल पढ़े, वही एग्जांपल लिखने इसके मसाले में, वही एग्जांपल लिखने इसके अंदर।
ओके वही एग्जांपल आपको लिखना है इसके अंदर, एवरीबॉडी क्लियर, फिनाइल फेलिस क्यूब जो लिखना है ये रखिए। ओके मेरे को बताओ, ओके सब ये सब अलग अलग यूज करेंगे, कोई भी दुनिया की ताकत एप्लीकेशन को एक्सेस करेगी, कोई भी कस्टमर एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, ओके क्या चाहिए, ओके साइबर सिक्योरिटी। वो तो अगला पॉइंट है, लेकिन उसमें से ये साइबर सिक्योरिटी में मैंने एक नाम किसका लिया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, श्यामलाल। यानी कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन का हो किसके थ्रू होना चाहिए, श्यामलाल, बिना श्यामलाल के एक्सेस नहीं होना चाहिए, इसका मसाला। और लिख सकते तुम पासवर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर ये नहीं दे रहे, जितना ये दे रहे उतना मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में ये बोलते हैं, ओके एप्लीकेशन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन सर्वर, इट कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, जिसके अंदर फ्लैश क्यूब, बैंकमेट, ओके जो आपको एग्जांपल लिखना है वो लिखिए, एक्सेट्रा। ओके ये रहेगा, जो भी एप्लीकेशन सर्वर का हो उसका अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट अपने ध्यान रखना है। और इसके में जो भी ट्रैफिक रूट होगा वो किसके थ्रू रूट होना चाहिए, फायरवॉल, फायरवॉल के रूट होना चाहिए। दैट्स इट। सेकंड एनवायरनमेंट मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पहले दो एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत, ओके तो सेकंड एनवायरनमेंट अभी आपका क्लोज हो गया, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। पहला गया डेटाबेस, दूसरा गया एप्लीकेशन। अब तीसरा एनवायरनमेंट है, ओके जिसका मसला आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ओके थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जो मसाला है ओके उसको मॉडिफाई किया गया है, और ये थर्ड वाला पोर्शन आपके अमेंडेड शीट में आपको मिलेगा। तो थर्ड वाला पोर्शन आपको रिप्लेस करना होगा, ओके अमेंडेड शीट से। ओके यानी थर्ड वाला पोर्शन क्या है बेटा, कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी। यानी आपने एनवायरनमेंट तो क्लियर कर दिया मालिक, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए आपने को ध्यान रखना होगा, साइबर सिक्योरिटी मैटर्स a lot and that is what you need to focus on amended sheet. Everybody clear? Okay, जो एडिशन 5 देख रहे हैं उनको अमेंडमेंट शीट देखने की जरूरत है, जो एडिशन 5 नहीं देख रहे, एडिशन 6 देख रहे हैं उनको अमेंडमेंट शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से यहां तक अपन बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में आपको लेके जा रहा हूं, ओके साइबर सिक्योरिटी में ये लोग बोलते हैं दो तरह की सिक्योरिटी। मेरे को एक सोच समझ के आंसर बताओ, ओके सर ये मैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम में भी समझा है वो आपको। मेरे को बताओ, ओके फ्लैश क्यूब का अनऑथराइज एक्सेस हुआ तो डर क्या है, एप्लीकेशन का अनऑथराइज एक्सेस हुआ तो डर क्या है, एप्लीकेशन का अनऑथराइज एक्सेस हुआ तो डर एप्लीकेशन है नहीं, क्या है, डेटा। यानी अल्टीमेटली अपने को डेटा को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को कंट्रोल किधर डालने पड़ेंगे, एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए कहां से आता है एप्लीकेशन का एक्सेस, नेटवर्क। तो दो जगह सिक्योरिटी चाहिए, कहां पर चाहिए, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। यानी इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में और दो पोर्शन डिवाइड कर दिए। साइबर सिक्योरिटी ओके अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट आर द टू पार्ट्स, वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी, वन इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस ऑल जनरल पॉइंट, ऑल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पॉइंट्स मालिक। मैंने आपको बता भी दिया था, मतलब जनरल पॉइंट्स है, ये कोई ऐसा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स रहेगा, बस इसका एक सीक्वेंस है जो अपने को ध्यान रखना होगा, जो रटने से अपने रट जाना है। कॉन्सेप्चुअली अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो सर इसका जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट किसको सिक्योरिटी देनी है, नेटवर्क सिक्योरिटी देनी चाहिए अपन ने, और दूसरी और किसको सिक्योरिटी देनी है, ओके एप्लीकेशन को सिक्योरिटी देनी चाहिए। सर ओके सर आप क्वेश्चन आ सकता है, सर डेटाबेस को सिक्योरिटी क्यों नहीं देनी चाहिए। ओके ये लोग बोलते हैं डेटाबेस को सिक्योरिटी आप जा ही रहे हो, ओके जो जनरली डेटाबेस सिक्योरिटी पे जाता है, पर यहां पर टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में ये दो सिक्योरिटी पे एम्फसाइज करते हैं, वन इज ओके एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी। तो पहले बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की, ओके पहले बात करते हैं मालिक नेटवर्क सिक्योरिटी की, सब लोग की आत्मा नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ। ओके नेटवर्क सिक्योरिटी तोड़ी दी। मेरा पहला पॉइंट, मेरे को बताओ अनऑथराइज एक्सेस अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन चाहिए, अनऑथराइज अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन चाहिए, अनऑथराइज स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर अभी, अनऑथराइज अटैक से प्रोसेस करने के लिए कौन चाहिए, श्यामलाल, फायरवॉल, मॉन्टी भी तो चाहिए, आईडीएस का फुल फॉर्म इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ओके अगर कोई बोलेगा सर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या है, ओके मुझे बताइए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, ये मेरे ख्याल से मैंने 3A में समझाया हुआ है, 3A का जो लास्ट लेक्चर है वो वापस जाके देखिए, 3A का लास्ट लेक्चर कौन सा, नेटवर्क वाला कंपोनेंट। नेटवर्क वाले कंपोनेंट में जब मैंने आपको समझा रहा था तो मैंने आपको श्यामलाल, आईडीएस, वापस बोलो आईडीएस का मसाला है क्या अपने सिलेबस में, आंसर इज नो, नहीं आईडीएस का मसाला ही नहीं कहीं पर भी, खाली किसका मसाला है, श्यामलाल, वो भी 3C में 3B में आपने देखा होगा, फायरवॉल उधर पड़ा था, बाकी कोई इधर मसाला ही नहीं है आईडीएस का। तो आईडीएस खाली वर्ड है, तो कुछ कुछ शब्द आपको ध्यान में रखने होंगे, ओके ये है। और उसके अलावा मैंने और एक बोला था, मेरे को बताओ आपके ऑफिस में ओके आप प्रिंट निकालोगे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं बोला प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट वो लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, ओके वो डिटेक्ट नहीं करने चाहिए तो क्या चाहिए, इफ यू रिमेंबर, नहीं सॉफ्टवेयर का नहीं, ओके स्पूलिंग के पहले ही वो मैंने बताया कि और एक चीज थी, मैंने और एक कुछ बताया था आपको, मैं क्या बोला था, आईटी बंदे से बात करो ऑफिस में, आईटी बंदे से बात करके कौन सा एक्सेस लो,
प्रॉक्सी सर्वर, अगर याद है आपको, प्रॉक्सी सर्वर भी अनऑथराइज्ड एक्सेस बजाते हैं। प्रॉक्सी सर्वर, अब प्रॉक्सी सर्वर कैसे वर्क करते हैं ओके, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी यहाँ पर खाली हेड पॉइंट्स है। हेड पॉइंट मतलब एक स्टेटमेंट है, देयर इज नथिंग एक्सप्लेनेशन। अभी आप बोलोगे सर मेरे को एक्सप्लेन करो, पर अभी नहीं करते अपन, क्योंकि आगे आने वाला है तब डिस्कस करेंगे। पर प्रॉक्सी सर्वर का लॉजिक है। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया, अनऑथराइज्ड अटैक से बचाइए। अनऑथराइज्ड अटैक से किससे बचाए? ओके, कौन कौन बचाएगा? फायरवॉल होगा, आईडीएस होगा, प्रॉक्सी सर्वर्स होंगे, ये एक्सेट्रा, ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अनऑथराइज्ड अटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सिनारियो, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है मेरे को बताओ। सीबीएस में मैंने कल क्या बोला? ओके, मेरे को बताइए। रेगुलेटरी कंप्लायंस कल समझा रहा था मैं आपको, शायद याद आए शायद ना याद आए। मैंने बताया था कंप्लायंस इधर कॉस्टली है। ओके, कल का एग्जांपल बताइए, क्या एग्जांपल दिया था जिसमें कंप्लायंस कॉस्टली है, अपने को मालूम पड़ा? कौन से बैंक का एग्जांपल दिया था मैंने, जिसको पूरा बिजनेस, एक बिजनेस बंद करवाने बोला? क्यों बंद करवाने बोला? क्रेडिट कार्ड डाउन टाइम, यानी मेरे को बताओ, अगर बैंक के डाउन टाइम आए, क्या उनके लिए बिजनेस प्रॉब्लम आएगा? साइबर सिक्योरिटी में दूसरा इशू क्या आ सकता है? स्लोइंग डाउन द नेटवर्क। नेटवर्क क्या हो सकता है? स्लो डाउन हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट, ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, स्लोइंग डाउन द नेटवर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको डिफरेंट लैन, जो भी लैन होंगे, डिफरेंट लैंस के ऊपर कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल क्या चाहिए उसका डिस्कशन नहीं है, पर डिफरेंट लैंस के ऊपर कंट्रोल चाहिए। डिफरेंट लैन, लैन का फुल फॉर्म लॉजिकल नहीं, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होता था, एलएसी, ये एलएएन है, लोकल एरिया नेटवर्क। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू रिमेंबर दिस लैन मैन वैन। याद है? किसी ने तो हंसा था वो, याद है? डिफरेंट लैन मिलके एक मैन बनता। ओके, याद है ना? दो लैन बन के एक मैन बनता, ऐसा ये था, और दो मैन बन के वैन, तो उस पर अपन हंस रहे थे, पर ये कॉन्सेप्ट आज वो काम आएगा। डिफरेंट लैन मतलब क्या हुआ? मैन। ओके, मैन, डिफरेंट मैन बन के क्या बनेगा? वैन। एक्चुअली वैन नेटवर्क ही है, लेकिन वैन नेटवर्क बना कैसे? मैन। और मैन बना कैसे? डिफरेंट लैन पे कंट्रोल डालिए। वैन पे कंट्रोल डालना, वैन वाइड एरिया नेटवर्क पे कंट्रोल डालना रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर लैन। मैन पे चाहिए, पर मैन क्या है? लैन है। मैन क्या, देखो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है भाई। इसका डायग्राम ऐसा है, दो कंप्यूटर मिले, तो मेरे को बताओ दो कंप्यूटर मिलके क्या बना? लैन। ओके, मेरी बिल्डिंग में दो कंप्यूटर थे, तेरी बिल्डिंग में दो कंप्यूटर थे, मेरे को बताओ तेरी बिल्डिंग में ये दो कंप्यूटर मिलके क्या बना? नहीं रे, मैन क्या, बेवड़े जैसे कुछ भी मत बोलो। ये दो कंप्यूटर अलग अलग बिल्डिंग में ना, क्या है ये? दो लैन है, और ये दो लैन जब मर्ज होंगे तब मैन बनेगा, समझा? इसी तरह से कोई दूसरी सिटी में ऐसे दो लैन है, ऐसे दो लैन है, ओके, ये दो लैन मिलके क्या बना? मैन। और ये चारों मैन, ये चारों कॉम्बिनेशन मिलके क्या बने? वैन। दिस इज हाउ स्ट्रक्चर वर्क्स। ये लाइन मैंने भाई, ओके, एनीवे ये सिलेबस में था नहीं, बट ये पॉइंट आपको समझा, मतलब आप समझे, मतलब मेरे को बताओ, ओके, सीबीएस कैसे वर्क करता है, खाली लोकल एरिया में या अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस वर्ल्ड? मैं अगर कहीं पर, अगर मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर मैं अभी बाई चांस हांगकांग जाता हूं, ओके, या ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, ऑस्ट्रेलिया में गया, मेरे को बताइए क्या ऑस्ट्रेलिया से मैं बैंक का ट्रांजेक्शन कर सकता हूं वहां पर बैठ के? क्या इधर से ट्रांसफर कर सकता हूं? ओके, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अल्टीमेटली एक्सेस कहीं पे हो रहा है, बिकॉज ऑफ वैन। लेकिन वैन पे कंट्रोल नहीं डालते, किधर कंट्रोल डालते हैं? लैंस। तो ये लोग बोलते हैं डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए किस पे कंट्रोल डालिए? लैन पे डाल दिए। ओके, जिसके याद रखिए, बिकॉज सर लैन पे कंट्रोल डालना मतलब लैन का बैंडविड्थ तोड़ होना चाहिए। झेप रहा है ना मालिक? बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा उतना स्लोइंग डाउन, और बैंडविड्थ जितना छोटा होगा उतना स्लोइंग डाउन। बस यही पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये समझा रहे आपको यार, तो मेरे को नहीं लगता सेकंड पॉइंट में भी दिक्कत आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, अपन कौन से सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं अभी बेटा? ओके, नहीं नहीं, देखो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में भी दो सिक्योरिटी है, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। आराम से, आई नो थोड़े से पंचायती पॉइंट होंगे, लेकिन एक बार सारे पॉइंट एकुमुलेट हो गए ना, फिर ये फटफट हो जाएगा। स्टार्टिंग ऐसा लगेगा कि भाई टाइम लग रहा है ना, ये है ठीक है, ओके, वैसे है ही, या इसमें वैसे ही रहता है कि पॉइंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, पर वो एकुमुलेट करो। मैंने आपको वापस मेथोडोलॉजी क्लियर बताई है, एक चीज पे वापस ध्यान देना, आपको जो छोड़ना है छोड़ देना, हेडेक मत करना। ओके, फिर छोड़ दिया ना, फिर उसके बारे में सोचना मत। अगर मैंने सोचा कि 3B में छोड़ रहा हूं तो छोड़ दे, उसके बारे में सोच मत, लेकिन इसका मतलब फिर तुझे दूसरा पार्ट बहुत तोड़ होना चाहिए। कौन? एसएम। ओके, अगर आप एसएम भी झंडू जैसे कर रहे हो और इधर भी छोड़ रहे हो तो 100% तुम फेल हो, 100% बोल रहा हूं। एक पोर्शन तो आपको तोड़ करना पड़ेगा। ओके, अब वो क्या करते हो तुम्हारा चॉइस रहेगा, लेकिन मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर तुमने छोड़ दिया ना, छोड़ दो, कंप्लीटली इग्नोर करो, फिर उसके इसमें ना आधा आत्मा अटका के, अरे ये भी करना बाकी है, नहीं हुआ यार, ये छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर अचानक तुम रहोगे ना, बैलेंस नहीं कर पाओगे, कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। छोड़ना टारगेट है, इसका मतलब तुमको फिल्टर कर रहे हो, यानी इसका मतलब तुमने ऑलरेडी 10-15 मार्क का रिस्क लिया है, यानी तुम कितने मार्क का अटेम्प्ट करने वाले हो? 80। अभी 80 का टारगेट रखो ना, ठीक है। लेकिन अगर नहीं छोड़ रहे ना, तो मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, इसको सर एक्युमुलेट समेटते कैसे? समेटना बहुत जरूरी है।
आपने सारे क्लासेस कर लिए, ग्रुप 1 के ग्रुप 2 के सारे क्लासेस हो गए, लेकिन समेट नहीं पाए तो दिक्कत हो जाएगी। समेटने का क्या तरीका बताया मैंने? पहला टारगेट आप ये रखना, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, मेरा रिवीजन लेक्चर कल रिकॉर्ड होगा, रिवीजन लेक्चर से स्टार्ट करना, फिर कंटेंट चालू करना। रिवीजन लेक्चर कौन से? क्रिस्प वाले, मैराथन नहीं। मैराथन तो एक दिन, जिस दिन आपको रिवाइज करना बहुत डिटेल में, कॉन्सेप्चुअली रिवाइज। अपने को स्टार्ट में जब समेटना होता है, कॉन्सेप्चुअली रिवाइज थोड़ा करना होता है। अब ये कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करने की तेरे को थोड़ा जरूरत पड़ने वाली है, ये तो हो गया तेरा, तो इसको क्या करना है? समेटना है। समेटना मतलब मेरे को ऐसे पूरा माइंडसेट में मेरे को मालूम होना चाहिए, फट 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 फट। इसके लिए क्या रहता है? रिवीजन लेक्चर। तो ये पॉइंट टू स्ट्रक्चर वाइज बराबर रखो, इसमें गड़बड़ मत करें, इसमें गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ओके, तो धीरे धीरे जाइए इसमें, और मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, ये सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, उसके बाद कहानी खत्म है। दूसरा पॉइंट स्लोइंग डाउन है। तीसरा पॉइंट, क्या नेटवर्क का प्रॉपर यूसेज होना चाहिए? आंसर इज यस। ये लोग बोलते हैं उसका प्रॉपर यूसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर यूसेज। अब सर प्रॉपर यूसेज मतलब क्या? देखो, तुम ब्रिजेस लगाते हो, घर पे राउटर लगाते हो। ओके, मेरे को बताओ, तुम एक रूम में बैठते हो जहां पर तुम पढ़ने वाले हो, और तुम्हारा राउटर दूसरे रूम में है, चलेगा क्या? ओके, कहीं ना कहीं सिग्नल आने में बूस्ट प्रॉब्लम होगी ना मालिक। लेकिन जिस रूम में बैठ रहे हो उसी रूम में राउटर लगाना चाहिए। प्रॉपर यूसेज, आपके ब्रिजेस है, राउटर है, तब जाके आपको नेटवर्क मिलेगा, तब जाके आपका नेटवर्क सिक्योर, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी अभी हो जाएगा, कोई बोलेगा सर साइबर सिक्योरिटी। ओके अंशुल, आपके रिवीजन वीडियो वाले वीडियो पे व्यू रेस्ट्रिक्शन पर लॉक मतलब लॉक नहीं है रिवीजन वीडियो। अरे भाई, ओपन रिवीजन वीडियो डाले हुए मैंने ड्राइव पे, आपको एक फोल्डर मिलेगा जहां पर मैंने सारे रिवीजन डाल दिए हुए हैं, सारे रिवीजन डाले हुए हैं, कोई मतलब है ही नहीं उस पर। वो तू सीक्वेंस में जब पढ़ता है तो रिवीजन हो रहा है एक है, और रिवीजन फोल्डर करके डाला हुआ बेटा, और रिवीजन फोल्डर में तेरे को सारे रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन है ना, उसका क्लिप है, वो ओपन है। तो ड्राइव पे बरोबर देख भाई, ड्राइव बरोबर देखो, रिफ्रेश मारो ड्राइव, और ड्राइव है। हाँ, पर यूट्यूब पे ढूंढना पड़ेगा, यूट्यूब पे देखेगा किधर ढूंढ रहे ऐसा, वो यूट्यूब पे डालता हूँ, पर यूट्यूब पे मैं सारे नहीं डालता, मन की मर्जी का मालिक हूं मैं, अपन अपनी मर्जी पे, मैं डालना मन किया तो डालेगा, नहीं डालना ऐसा है। ओके, दो अलग अलग, दो अलग अलग चैनल है। यूट्यूब मेरा मेनली फाइनल्स के लिए होता है। मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर भी बेस यूट्यूब में मैक्सिमम फाइनल के है, और मेरा इंटर वाले जो बेस है वो इंस्टा पे डिवीजन है, ऐसा है। और ठीक है, उसमें अपनी अपनी मर्जी से इन्वेस्ट इन आईटी व्हेन इट रिक्वायर्ड बाय, खत्म स्टोरी अपनी। कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं। ओके, आप बोलोगे सर मैं, हमको कैसे होगा, तो तुमको ड्राइव पे ओपन है। हाँ, ऐसा है, तुमको डालना है, तुम अपने चैनल पे डालो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे ऊपर है, मैंने कभी रोका नहीं है। ओपन दिया इसका मतलब आए, मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं खुद नहीं चाहता, मेरे कॉपीराइट का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा कुछ। यस मैन, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दिए हुए लिंक, ओपन लिंक आपके पास है पूरे मालिक का। हाँ, ओपन लिंक है, इसका मतलब क्या है? जब मैं आपको ओपन शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब शेयर किसने किया? ओपन आपको किसी और पर्सन ने किया है क्या? अमित तादेड़ का जो लिंक ऑथराइज लिंक है, वो लिंक पे ही है ना, खत्म स्टोरी। मैंने ओपन पीडीएफ वॉल्यूम 3 जो भेजी है वो ओपन है, मेरे को ओपन है, ओपन है, इसका मतलब तुम प्रिंट निकाल रहे हो। अब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का अगर किसी ने स्कैन करके किया, उसकी मैं बैंड बजा दूंगा आईटी एक्ट में, तू देख। जो चीज नहीं नहीं है, तुमको चाहिए तुम मॉड्यूल पढ़ो ना फिर, मतलब क्या है उसे, इतना ही क्या है वो, ये पॉइंट है। पर मैं वॉल्यूम 3 मैंने दिया ना, तो इसका प्रिंट निकाल, ये प्रिंट शेयर कर, दुनिया में शेयर कर, मैं खुद शेयर कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मेरे को कॉपीराइट का इशू नहीं है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम है। कर, तुमको जैसा यूज करना है, तुम्हारी मर्जी, ऐसा है। तो दैट्स व्हाट सिनेरियो, ओपन लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट ये रहता है। और सर आप क्यों नहीं डालते? मेरी मर्जी ये है, मेरे को चैनल को कुछ, मेरा अपने चैनल का ऑब्जेक्टिव है, अपने चैनल का ऑब्जेक्टिव रखने दो, रहने दो। शुभम जिंदल बोलते हैं वॉल्यूम 3, बेटा वॉल्यूम 3 हार्ड कॉपी किसी के पास दी नहीं है बेटा, मैंने सॉफ्ट कॉपी ओके इस ग्रुप में डाली हुई है, और ये टेलीग्राम पे भी शेयर की हुई है वॉल्यूम 3। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, तोड़ मालिक। मेरा क्वेश्चन ये है, आप प्लीज ये दिमाग में रख लीजिए, जब मैं यहां पर साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो क्लियर रहिए, साइबर सिक्योरिटी में आपका दिमाग में आएगा अभी साइबर सिक्योरिटी क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी मतलब थ्रेट से बचाना, लेकिन खाली थ्रेट से बचाना नहीं होता है। सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको याद होगा, CIA, CIA का फुल फॉर्म याद करके बताओ। ओके, CIA मतलब ऐसा यूएस में एक ऐसा संस्था है जो ढूंढती है ऐसा कुछ, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये तीन मिलके सिक्योरिटी होती है। अब थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, मेरे को बता, अवेलेबिलिटी, अगर तुम्हारा सिस्टम स्लो हो गया, एग्जांपल लास्ट 2 दिन से मेरा सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है मुझे,
मेरे को ही नहीं अवेलेबल, तेरे को कहाँ से अवेलेबल करूँ? मैं तो खुद, अरे रात को तो मैं खुद सोचे सोच रहा था, मैं सच्ची में ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। मैंने कल रात को डॉक्टर बोला, फिर मैं आज सुबह वो डॉक्टर ने बोला कुछ टेस्ट करवा ले, एंड देन आई वेंट फॉर द टेस्ट। बेसिकली मे प्रोबेबली बिकॉज ऑफ मेडिसिन चेंज, तो देर में बी स्वेलिंग ऑन लीवर और समथिंग लाइक दैट, और वो शायद नर्व सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही होगी, इसलिए तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले थोड़े से टेस्ट करवा ले, फिर देखते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो, बिकॉज मेडिसिन चेंज हुई है। न्यूरो इश्यूज का कुछ बोल रहा था, तो मैं बोला भाई पहले ही बता, मैं जाने वाला नहीं ना। तो बोलता नहीं भाई टेंशन मत ले, दवाई मैंने मतलब ऐसा है, क्योंकि मेरी जो दवाई आ रही है वो दवाई टेस्टेड नहीं है, दे आर माई आई एम ए सैंपल फॉर देम। ऐसा है, जो कोविड में नहीं स्टार्टिंग के सैंपल है, वैसे वैसे अपन अपन सैंपल है मेरी दवाई के लिए, ऑटो इम्यून के लिए। तो इसके लिए वो अब उसको मतलब उन्होंने जो सजेशन मतलब जो आया, तो दो कैटेगरी थी, मतलब कल रात को मैं पूरा समझा उनसे बात करके, एंड इसलिए मैंने बोला था थोर का पावर चला गया, इसलिए मैं ग्रुप में डाला। तो ऐसा हो गया, तो मेरे को समझ में आ रहा है मेरे पावर शक्तियाँ छीन ली गई है माँ, मेरी शक्तियाँ चली गई है माँ। और मैंने ये अपडेट खाली, मैंने खेल सिर्फ चाचा को बोला, मैं चाचा के साथ सब शेयर करता हूँ मेरा पॉइंट, तो चाचा को खाली रात को अपडेट किया, तो चाचा बोले चाचा ऐसे एनीवे चाचा आ जाने वाले मेरे को। मैं बोला मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोले आता हूँ टेंशन मत ले, रिलैक्स रहे, ऐसा ऐसा ऐसा। डॉक्टर से पहले कंफर्म किया, तो वो बोला मेरी जो पहली मेडिसिन थी ना वो क्रिएटिन शूटअप करती थी, मतलब वो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है रहेगा ही, अगर मैं लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ले रहा हूँ तो मेरा साइड इफेक्ट कंफर्म है, विदाउट साइड इफेक्ट देर इज नो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आयुर्वेदिक नहीं है, आयुर्वेदिक में इसका सोल्यूशन नहीं है, ओके, होम्योपैथिक में इसका सोल्यूशन नहीं है मेरे डिजीज के, ओके, एलोपैथिक में भी नहीं है, पर एलोपैथिक सस्टेन कर देगा, आयुर्वेदिक बोलेगा ट्राई कर, तो वो इट्स ओनली ट्रायल एंड एरर, एलोपैथिक एटलीस्ट सर्वाइव करवाने का पॉइंट है, हर जन का अपना अपना पॉइंट है। तो वो उसमें जो मेरी मेडिसिन का पॉइंट था ना, तो उसका क्रिएटिन शूटअप होता है, मेरा क्रिएटिन, इसलिए मेरे डायलिसिस होता है, मेरे डायलिसिस जो हमेशा होता है उसके कारण यही है कि उसकी शूटअप है। और लॉजिक ऐसा है कि वन मतलब अपने को, मेरे को मालूम है मेरा लाइफ कैसे आगे बढ़ने वाला है, ऐसे ही होएगा एक दिन क्रिएटिन शूटअप होकर इतना बकवास हो जाएगा, जिसमें शायद मेरा जो डायलिसिस अभी 15 दिन 20 दिन महीने भर के बाद होता है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे 2 दिन 3 दिन में होना पड़ेगा, फिर किडनी का रिप्लेसमेंट, फिर एक एक ऑर्गन का इंपैक्ट। दिस इज वॉट डिजीज डस, डिजीज ऐसा डैमेज क्या कर रहा है, डिजीज का पॉइंट ऐसा। तो कल उसको पूछा, तो उन्होंने जो नई दवाई लाई, वो नई दवाई जो है, ओके, वो नई दवाई इज बेसिकली क्रिएटिन कम रखती है लेकिन लीवर डैमेज करती है। मतलब अभी मेरी अगर टेस्ट आज निकाले, वो उन्होंने मेरे को कल ये बता दिया, तू डरना मत इस पॉइंट से, क्योंकि टेस्ट अगर मेरी निकाली, कोई भी बोलेगा जॉन्डिस है, बिलीबुरियम एंड अदर थिंग्स वो है ना, मेरा हाई आने वाला है, बिकॉज मेरी जो मेडिसिन है वो अभी लीवर को इंपैक्ट करेगी। पर लॉन्ग टर्म में डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ये ऐसा है कि लीवर रिप्लेसमेंट बहुत ईजी है। मेरे को सिर्फ डॉक्टर ने क्या बोला जब मैं गया, बोले तू अपन 100 साल भी निकाल लेंगे तेरा, मतलब ये मैंने बताया भी था मेरे ख्याल से, पता नहीं, ओके, लेकिन पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए समझ में आ रहा है? रिप्लेसमेंट्स, ऑर्गन के रिप्लेसमेंट लगने वाला है, ये क्लियर रख ले तू, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डैमेज होगा, और डैमेज होने के बाद अपने को रिप्लेस, क्या इजीली रिप्लेस हो सकता है अपन वो देखेंगे। तो कल मैंने उनको पूछा, मैं कल रात को बोला भाई मैं आज के 15 दिन में तू ऑर्गन चेंज कराएगा, मतलब, और मतलब ये सीन आ रहा है, तो एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली विथ मी, मतलब वो बहुत वो मेरा पूरा डेटा रिसर्च सिप्ला के इसमें केस स्टडी है, बहुत जबरदस्त उनके रिसर्च मटेरियल है, एंड ही इज़ वेरी क्लोज, मतलब मैंने उनको आधी रात को भी फ़ोन किया, मतलब ही इज़ वेरी, और उनका एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई तू ये निकला है, तू सर्वाइव कर रहा है, इसका तेरा बहुत अंदर का पावर तेरा बहुत सही है, तेरा इनर स्ट्रेंथ बहुत सही है, इसलिए तू कर रहा है, बाकी तो हेडेक छोड़ दे। मतलब क्योंकि मैं 14-14 घंटे काम कर चुका हूँ, उन्होंने देखा है, ये मेरे घर वाले कंप्लेंट किए हुए हैं इन लोग को, डॉक्टर को, बोले समझा इसको, तो ठीक है। तो वो बोले आज टेस्ट करते हैं, देखते कुछ आए तो शायद हो सकता है न्यूरो इश्यूज आए, तो इसीलिए शायद तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, और कुछ हो नहीं रहा है मेरे बॉडी पे, एक होता है ना किधर से कुछ फोड़ा आ गया, ऐसे कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, और मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरा मतलब मेरे को ऐसा मेंटली है ना, मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं काले, मतलब वो मतलब ऐसा पिक्चर मेरे को एवेंजर ही याद आ रहा है, मैं ऐसा तो नहीं होगा मेरी शक्ति चली गई भाई, मैं हूँ कि नहीं हूँ। मैं कल हुली को कम से कम 3-4 बार बोला, मैं सच्ची में हूँ ना, कि मेरा आत्मा चली गई, कितना हो गया है डुअल पर्सन, मैं कितनी बार कल भी वही बोल रहा था, कल रात तक ये डिस्कशन था। तो डॉक्टर बोला इट में हैपन, सम न्यूरो इश्यूज कुछ रह सकते हैं, लेट्स सी, बोले ज़्यादा सीरियस वाले इश्यूज नहीं है, क्योंकि दूसरे कुछ होते तो दूसरे कुछ अपने को सिम्टम्स और दिखते थे, तो अब ये वेट कर, ऐसा है। तो होए भाई, कांड, लाइफ का कांड, लाइफ ऐसा ऐसा इधर से ऐसा बैलेंस करता है। एक पॉइंट पे मैं सोच रहा था सही है अरे सर कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अबे अंशुल मैं, अबे कुछ नहीं, टेंशन नहीं लिया इसलिए अभी तू इसे ऐसे देख रहा है, टेंशन लेता तो मैं तो भाग गया रहता। ऐसा है, मैं टेंशन नहीं लेता रे, मैं तो तुमको बता रहा हूँ, जस्ट शेयरिंग यू दैट ये सिनारियो हुआ, मतलब जिसकी वजह से मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं 2 दिन से क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, या कुछ चीज़ें है। कल विनोद विनोद सर को पूछो या प्रशांत को पूछो, मैंने बोला मेरे से फ़ोन करना भी मत, विनोद सर सामने थे, मैं बोला मिल मत मेरे से, मेरे झगड़ा हो जाएगा, क्लियर बोल रहा हूँ, मिल भी मत।
मैंने आज भी सुबह प्रशांत सर का फोन आया, बोला क्या सीन है भाई, क्या है वो। मैं बोला मिल मत भाई, दूर रहे मेरे से बस, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा। मनाली को कुछ भी मत कर। मनाली कल के कल बोल, मतलब ऐसा सब होता है ना, डर गए क्या हो रहा है क्या हो रहा है उनको, ऐसा मतलब कुछ नहीं हुआ। फिर इनको चाचा को बोला कुछ भी नहीं हुआ, तू आ जा बस, मेरे को तू मिल गया ना, मेरे को ऐसे बहुत ऐसे कोई तो चाहिए मेरे को भी, मैं पता नहीं, मैं ऐसे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा तो होता है। और कुछ नहीं होगा मेरे को कुछ थोड़ा ना होगा। होना होता तो 2012 में हो गया रहता, अभी नहीं है भाई, अच्छा खासा लाइफ निकालेंगे और करूंगा ही भाई। हाँ, सुपरमैन, सुपरमैन है, एवेंजर, सुपरमैन डीसी का है ना, अपन एवेंजर भी है ना, मार्वल, दोनों तीनों है अपन। सुपरमैन बोला मैं जा रहा हूँ तो मैं चला जाऊंगा मार्वल में, फिर एवेंजर में थोर आएगा, थोर बोला मैं जा रहा हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा स्पाइडरमैन में। ओके, हाँ, क्यों मर गया क्या आयरन मैन? ठीक है, देखा नहीं यार, Shit. अच्छा वो एंड गेम, हाँ ध्यान ध्यान, मैं देखा, मैंने मेरे ख्याल से इन्फिनिटी वॉर देखा हुआ था, इन्फिनिटी वॉर तक रहा हो नहीं रे भाई, नहीं नहीं नहीं, वो जाता तो डॉक्टर ही नहीं देता ना यार, डॉक्टर भी तो यार, उसको भी तो, उनके भी दो टारगेट है, उनका भी ये लॉन्ग टाइम कस्टमर है भाई। क्या मजा आ गया, वो मैं जितना उसके पास रहूंगा उसका मतलब लॉजिकली वो थोड़ा ना फ्री, मतलब फ्री में दे रहा भाई, होगा मेरा भाई थोड़ा ना है। मेरा भाई है, मेरा भाई भी रहेगा तो वो फीस लेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, ऐसा है, तो ये सीन है रे। तो ये सीन है। एक बोल रहा है सर हमारे बच्चों को भी यस पढ़ाना है, पागल है क्या, मैं पूरी मरते दम तक यस ही पढ़ाते रहेगा क्या? मैं कुछ दूसरा और काम करेगा रे भाई, मैं यस गया बस हो गया, यस एक एरा तक अपन ने करना, हर चीज का फिर अपने को लाइफ में और एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना रे, 5 साल 10 साल 5 60 साल, बस उसके बाद दूसरा कुछ एक्सप्लोर करेंगे लाइफ में, कुछ तो करना पड़ता लाइफ, नहीं तो कैसे मजा आएगा लाइफ में, अनसर्टेनिटी लाने की फिर और मजा आता, फिर चैलेंजिंग टास्क लेने के, पर चैलेंज के पहले पहले पैसे आने चाहिए, उड़ाने चाहिए, ऐसा चिल होना चाहिए ऐसा। क्या बोला? गैम्बलिंग, उससे दूर रह रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट में नहीं हो, क्योंकि वो इथिक्स है मेरे, पर्सन टू पर्सन, एवरी पर्सन इज करेक्ट। मैं बोल ही ना रहा हूँ, यहाँ पर बैठा होगा हर जन बोलेगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, आई एम नॉट द पर्सन। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को किसी ने सिखाया है ऐसा एथिक्स, जिसने मेरे को सिखाया है, तो मेरे अंदर वो कल्चर है, और मैं डिबेट नहीं करूंगा उस कल्चर से, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं। मैं अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो शायद आई वुड हैव डाउटेड दैट, बट आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैविंग एवरीथिंग, तो मैं क्यों डाउट करूं यार, नहीं है ठीक है, बिना उसके मैं कर रहा हूं ना। तो मेरे मेरे को ये सिखाया गया है, मेरे को बताया गया है कि इसमें इन्वेस्ट करना मतलब गैम्बलिंग है, ओके, तेरी मेहनत के बिना पैसे है ये, ओके, ये दिस इज नॉट करेक्ट, ओके, और ये पैसे तेरे पास आए तो ये पैसे वैसे ही चले जाएंगे, ये ऐसा मान्यता है, हर जन का नहीं होता भाई, ये प्रशांत सर को बोलूंगा तो प्रशांत सर मेरी बैंड बजाएगा, बोलेगा अच्छा इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तू सिखा रहा तेरे सिस्टम के चक्कर में हमारे, ऐसा नहीं है, इन्वेस्ट करो भाई, अच्छा अच्छा, हर जन का अपना ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्ट करो, हर जन के पॉइंट पे। सीआईए की बात कर रहे थे अपन, सीआईए पे थे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। जब मैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब याद आने की कोशिश करो, अनऑथराइज एक्सेस, इंटीग्रिटी की बात करो, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, अवेलेबिलिटी, जो तुम मतलब मैं जो बात कर रहा हूं कि दो दिन से मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूं, इसका मतलब अवेलेबिलिटी, यानी इसका मतलब यार देखो, लेक्चर चल रहा है लेकिन स्लो डाउन है, लेक्चर चल रहा है इफेक्टिव नहीं आ रहा है, ओके, दैट इज नथिंग बट अवेलेबिलिटी। तो इसका मतलब मेरे को बताओ, स्लो डाउन क्या हुआ? स्लो डाउन किसको इंपैक्ट कर रहा है? अवेलेबिलिटी। ओके, प्रॉपर यूसेज किसको इंपैक्ट करेगा? अवेलेबिलिटी। आप समझे, मतलब आपके दिमाग में क्या आ सकता है सर? सर आपके दिमाग में आ सकता है कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जो सिक्योरिटी है ना, हैकर के हिसाब से देखना है। कौन बोला? सिक्योरिटी फोकस ऑन 3 एलिमेंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो इट इज नॉट फोकसिंग ओनली ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, इट इज फोकसिंग ऑन अवेलेबिलिटी। आप समझे, मतलब इवन स्लो डाउन इज सिक्योरिटी इशू। अगर सिस्टम स्लो हुआ है तो भी सिक्योरिटी इशू है, वो स्लो क्यों हुआ? जी पा मालिक। तो इसीलिए जो पॉइंट पढ़ रहे हो आप समझिए, लिंक समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो आपके दिमाग में आएगा सर साइबर सिक्योरिटी में स्लोइंग डाउन क्या होगा? मेरे को बताओ, हैकर क्या करेगा? डिनायल ऑफ सर्विस। अरे मां कसम, थोड़ा डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस करेगा, सिस्टम को हैंग कर देगा या सिस्टम को स्लो डाउन करेगा। ओके, सिस्टम में अल्टीमेटली आपको सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। सर ये कहां पर इसने पढ़ा? ये इसको कहा 43 को छोड़ो मत, 43 के एलिमेंट से आपको सब समझ में आ जाना चाहिए। सेक्शन 43 चैप्टर 1 याद है मालिक? दैट्स इट, प्रॉपर यूसेज होना चाहिए मालिक। दिनेश बोल रहे अमित सर मेरे चाचा बनेंगे। प्रॉपर्टी का चक्कर बाबू भैया। प्रॉपर यूसेज, प्रॉपर यूसेज।
प्रॉपर यूसेज किसका करना चाहिए, मैंने क्या बोला अभी, प्रॉपर यूसेज किसका करना चाहिए। एग्जांपल क्या दिया मैंने, ओप्पो क्या दिया आपको समझाया, राउटर, तुम एक रूम में लेक्चर कर रहे हो, दूसरे रूम में राउटर है, चलेगा क्या, स्लो होगा ना, डिनायल ऑफ सर्विस, तो प्रॉपर यूसेज करिए। ब्रिजेस हो गया, राउटर हो गए, गेटवेज हो गया, जेपा ना मालिक, हाँ या ना, अरे तुमसे बात कर रहा हूं मालिक, परफेक्ट मालिक, प्रॉपर यूसेज करना चाहिए। उसके अलावा ओके आपने असेसमेंट करने चाहिए फॉर नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, असेसमेंट करने चाहिए फॉर नेटवर्क वल्नरेबिलिटी। एग्जांपल कोई बताएगा मुझे, बताओ वल्नरेबिलिटी कैसे देखेंगे नेटवर्क की, वल्नरेबिलिटी, असेस द नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, ढूंढिए नेटवर्क वल्नरेबल किधर है, मैंने बताया हुआ है। हम्म हम्म टेस्ट एनवायरनमेंट में ही करेंगे। टेस्ट एनवायरनमेंट में मुझे वल्नरेबिलिटी कैसे मालूम पड़ेगी बेटा, टेस्ट एनवायरनमेंट में वल्नरेबिलिटी कैसे मालूम पड़ेगी, मेरे को लाइव में ही करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को वल्नरेबिलिटी मालूम पड़ेगी। इथिकल हैकिंग, इसको हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पीरियोडिक रिव्यू करना, पीरियोडिक रिव्यू करना, एक हैकर को हायर करना और उसको बोलना मेरे सिस्टम को ब्रेक करके बता, उसको सिस्टम के बारे में कुछ देना नहीं, वो ट्राई करेगा, अगर उसको इंफॉर्मेशन स्टील हो रही है और वो सिस्टम में आ पा रहा है, इसका मतलब वल्नरेबल, फिर वो वल्नरेबल के पॉइंट देगा अपनी रिपोर्ट में, फिर वो रिपोर्ट के हिसाब से अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म डालेंगे। कुछ समझ में आया मालिक, और याद रखिए इसका भी वल्नरेबिलिटी क्या है, अब वो जो हैकर है उसको मालूम रहेगा कहां पर वल्नरेबिलिटी है, तो फिर इसको कैसे बचाए, फिर तो वो भी तो हैक कर सकता है अपने सिस्टम। एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होने के साथ में ओके अपनी एक टीम मेंबर, कोर टीम मेंबर होनी चाहिए उसके साथ में जब वो हैकिंग करे, मतलब मल्टीपल एलिमेंट ये एक्सेस देते वक्त, तो ये चीजें थोड़ी सी मॉनिटरिंग जैसा होता है, बट याद रखिए एक्सेस एसेस करिए, एसेस करिए नेटवर्क वल्नरेबिलिटी बाय पीरियोडिक असेसमेंट, पीरियोडिक रिव्यू। जेपा ना मालिक, पीरियोडिक रिव्यू मतलब समझ में आया मालिक, होलिस्टिक टेस्ट, यस भाई आसिम भाई, होलिस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है पट्टर, हेलो, हैकेथॉन, हाँ यस, मल्टीपल है उसके उसके एलिमेंट्स ही बहुत सारे हैं। इवन जो आपको मालूम है डेटा वेयरहाउस का जो हडूप क्लस्टर का पॉइंट है, उसमें भी आपको ये एलिमेंट मिलेंगे। आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके सर्च मारिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इवन मतलब ये तो मैंने हैकर बोला एथिकल, अगर आपने आपके सिस्टम का वल्नरेबिलिटी देखना है ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे ऐप मिलेंगे जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटी ढूंढेंगे। ओके बट हाँ डायहार्ट 4 में है, जिसमें वो बंदा हैक करता है और पूरे सिस्टम को, कंसोल को हैक करता है, वो कंसोल को, पूरे पूरे कंट्री के सिस्टम को हैक करता है वो। बट ठीक है, वो पॉइंट से ज्यादा मैं ये बता रहा हूं कि आप ऐसे करोगे, पर प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पर जो आपके सिस्टम को वल्नरेबिलिटी देखेगा वो ओके वो ऐप जो रहेगा उसको आपके सिस्टम के बारे में पूरा मालूम होगा। तो इसलिए अगर ये ऐप ऑथराइज ऐप रहा, समझे, ऑथराइज मतलब पेड ऐप, तो आपके लिए परवड़ेगा मतलब ओके वो शेयर नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट्स रहेंगे, मल्टीपल एलिमेंट रहेंगे। जो फुकट के ऐप देखते हैं ना वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के, ओके वो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप वो डेटा शेयर कर देंगे। वो क्या करते हैं मालूम है, वो ऐप क्या रहते हैं, वो ऐप कमाते कैसे, फिर वो ऐप ऐसा कमाते हैं, वो आपसे डेटा लेते हैं और हैकर को डार्क वेब में बेचते हैं, ऐसा है। वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, इसीलिए आप एंटीवायरस जब फ्री में लेते हो तो क्विक हिल एंड अदर थिंग्स लेते हो, ठीक है, लेकिन मालूम है ना क्विक हिल आपको बताता है वल्नरेबिलिटी बताता है, नंबर ऑफ थ्रेड डिटेक्टेड, ऐसा कभी देखा है तुमने, नोट किया है। ओके तो याद रखिए पेड वर्जन रहा तो बहुत बहुत सारी चीजें पेड वर्जन में एग्रीमेंट रहता है, ये ध्यान रखिए, जिसमें डेटा शेयरिंग एंड अदर थिंग्स होता है इंपैक्टेड, बट नेवरदलेस एसेस करिए। एंड लास्ट पॉइंट, ओके एसेस करने के बाद आइडेंटिफाई करिए रिस्क। अब ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये चैप्टर में बता दिया। ओके मेरे को पता वल्नरेबिलिटी समझने के बाद आपको क्या समझेगी, रिस्क। ओके चैप्टर 4 छोड़ दिया, चैप्टर 3 छोड़ दिया, क्या रिस्क है, कितने मार्क्स जाएंगे ये तो पता करना है, तो आइडेंटिफाई क्या करना है, रिस्क करना है। तो भारत माता की जय। अगर आपको झेप गया 5 पॉइंट मैंने बताया, सबसे पहले अटैक याद रखिए, ओके उसके बाद स्लोइंग डाउन याद रखिए, ओके प्रॉपर यूसेज होना चाहिए, वल्नरेबिलिटी देखनी चाहिए, रिस्क पता करना चाहिए, दैट्स इट। ओके 5 पॉइंट है। ये किसके अंदर 5 पॉइंट है, साइबर सिक्योरिटी में, नहीं साइबर सिक्योरिटी का पहला आइटम दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में कितने पॉइंट है, 5। सबसे पहले क्या होगा, अनऑथराइज अटैक से बचाओ, दूसरा स्लो डाउन से बचाओ, प्रॉपर यूसेज करो, वल्नरेबिलिटी ध्यान रखो और रिस्क पता करो। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक, पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना मालिक, ठीक है। अगले पॉइंट पे आता है, मतलब देखा जाए तो नॉलेज वाइज अगर देखा जाए तो रिपीटिंग ही है, मतलब जो नॉलेज आप ऑलरेडी ले चुके हैं उसको अपन एक्युमुलेट कर रहे हैं। अगला पॉइंट किसकी सिक्योरिटी, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी में सबसे पहला पॉइंट मेरे को बताइए, इसका आंसर, ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं, कोई मुझे इसका एग्जांपल बताएगा जो मैंने आपको दिया हुआ है। ओके ईमेल डोमेन होना चाहिए बैंक के पास, ईमेल डोमेन होना चाहिए, मतलब क्या, @hdfcbank.com ईमेल डोमेन होना चाहिए। मालूम है आपको, मैंने एग्जांपल में बताया था amit@hdfc.com रहेगा। जितना ईमेल डोमेन रहेगा तो ये ईमेल बाहर दूसरे के सर्वर पे नहीं रहेंगे, किसके सर्वर पे रहेंगे, बैंक। तो ये ईमेल के कॉन्फिडेंशियलिटी इशू नहीं आएगा। मेरे को बताओ बैंक जीमेल का सर्वर क्यों नहीं यूज कर रहा,
बैंक अमित @gmail क्यों नहीं यूज करता यार? क्योंकि उनका डेटा, बैंक का डेटा कहां पर जाएगा? गूगल के सर्वर एंड दैट गूगल कैन शेयर. इट इज अ बिग प्रॉब्लम. इसीलिए डोमेन, ईमेल डोमेन होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? ईमेल. मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? तो पहला पॉइंट ईमेल डोमेन होना चाहिए. दूसरा पॉइंट, ओके, अभी इसके मसाले में ये दिया हुआ है, ईमेल डोमेन होना चाहिए. ईमेल डोमेन में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करेगा ईमेल किसने भेजा है, ट्रैक करेगा ईमेल किसको गया हुआ है, ये सारे आइडेंटिफाई करेंगे. दूसरा पॉइंट, ओके, मेरे ख्याल से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. व्हाट इज द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाउ इट इज? ओटीपी. ओके, आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, दैट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कभी भी सही रहता है ना मालिक? ये सुनिए रहे. ओके, अगर एग्जांपल अभी मेरे डिवाइसेस पे तो मेरे ईमेल आईडी लॉगिन है. अगर मैं अभी किसी के और मोबाइल पे अभी ईमेल आईडी लॉग करता हूँ, एग्जांपल मैं इसके मोबाइल पे जाता हूँ और मैं जाता हूँ और उसमें अमिता57 डालता हूँ, मेरा पासवर्ड डालता हूँ, क्या मैं अनलॉक कर पाऊंगा मेरा? ओके, वो क्या बोलेगा? ओके, ओटीपी पूछेगा, या तो ओटीपी से ज्यादा वो क्या पूछेगा मालूम है? ओके, वो मेरा जो मेन डिवाइस है, ये मेरे मेन डिवाइस पे, ओके, वो बोलेगा यू आर ट्राइंग टू लॉग इन फ्रॉम दिस डिवाइस एट पुणे लोकेशन. ओके, हा या ना. ओके, ये होगा. आप समझे? ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं देता. दिस इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. बहुत जरूरी है आज के डेट में. ओके, आज के डेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हो अनऑथराइज्ड एक्सेस. यानी मेरे को बताओ, खाली पासवर्ड शेयर, अगर मैंने विनोद सर के साथ पासवर्ड शेयर कर दिया मेरा यूट्यूब का, क्या विनोद सर एक्सेस कर पाएंगे? नहीं, अनलेस अंटिल मेरे जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं जाएगा. पासवर्ड इज फर्स्ट, सेकंड इज ओके ओटीपी और ऑथराइजेशन फ्रॉम एनी डिवाइस, जो रजिस्टर्ड डिवाइस आप करते हो. तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको डिफाइन किए हुए हैं. तो मेरे ख्याल से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सबको समझ में आया. ठीक है मालिक, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. और ये थोड़ा सा अगर किसी का 4A देख के हो चुका होगा तो उनका ऑलरेडी पता होगा. जिन्होंने 4A का देखा नहीं होगा लेक्चर, तो 4A में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी करके मिलेगा. 4A में एक नेटवर्क सिक्योरिटी करके क्वेश्चन है, ओके, जिसमें लेयर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, उसका कॉपी पेस्ट आंसर है ये सब. We are just doing copy paste of 4A. Okay, yeah, rather than we should understand like this. Okay, ये 4A में होता है. मैं जब ये पढ़ाता था भी था पहले 4A में कवर हो जाता था, पर यहाँ पर ये थोड़ा सा सेपरेट हो गया, इसीलिए मैं इसको अपडेट ऐसे कर रहा हूँ. तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है ना, ये कंप्लीटली 4A में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में मिलेगा. ओके सर, ये सीन है. तो अब सर 4A का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करें, बाद में देखते हैं ना. एक बार ये एक 2 और पॉइंट 3 और पॉइंट खत्म कर देते, फिर देखते हैं. ओके, पहला पॉइंट क्या हुआ मेरे को? तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में पहला पॉइंट क्या करना? ईमेल डोमेन होना चाहिए. सेकंड पॉइंट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. तीसरा पॉइंट, पासवर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? पासवर्ड. एंड मेरे को अभी नहीं समझाना चाहिए पासवर्ड मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा. मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं समझाना नहीं चाहिए लेकिन समझाता ही हूँ. पासवर्ड मैनेजमेंट मतलब क्या मेरे को पता. पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक होना चाहिए. ओके, यूजर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक सब ये होना चाहिए. पासवर्ड मैनेजमेंट, दैट इज योर पासवर्ड मैनेजमेंट मालिक. एवरीबॉडी क्लियर मालिक? याद रखिए. ओके, मिसयूज ऑफ पासवर्ड मिनिमाइज करो, थेफ्ट ऑफ पासवर्ड मिनिमाइज करो. अब मेरे को देखो, मैंने पासवर्ड ही पासवर्ड रखा होगा, क्रैक करना इजी होगा मालिक. क्रैक करना बहुत इजी, मतलब बहुत इजी हो गया. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, जैसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो पासवर्ड क्रैक करते हैं, मालूम है ना, वाईफाई क्रैक करने के पासवर्ड आते हैं. ओके, आपने देखे तो होंगे, और शायद कोई कोई होगी एक महारथी इसमें से दिन रहेगा. ओके, कोई दिनेश रहेगा, दिनेश अग्रवाल एक बंदा है जो 100% उसके पास रहेगा. ये अपना तोड़ पंटर है पुराना वाला, है ना दिनेश? है कि नहीं तेरे पास? भूपेश तो वाईफाई के पासवर्ड क्रैक किए जाते मालिक. हाँ, इसके पास भी है, देख भाई पंटर, वाईफाई के पासवर्ड है भाई, देख. ओके, तेरे पास भी है, मतलब वाईफाई पासवर्ड क्रैक करने वाले. अब इमेजिन करो अगर वाईफाई पासवर्ड की क्रैकिंग है, डोंट यू थिंक ओके और दूसरे सॉफ्टवेयर के क्रैक करने वाले भी ऐसे ऐप आते होंगे. ओके, वो क्रैक कैसे करते हैं? लॉजिक रन करते हैं. ओके, वो क्रैक करने के लिए लॉजिक रन करते हैं, लॉजिक रन करके वो क्रैक करते हैं मल्टीपल. इसको एक पासवर्ड क्रैक करने के लिए ब्रूट फोर्स अटैक होता है. ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट BRUT, ब्रूट फोर्स अटैक. ओके, मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो पासवर्ड रखना रखो, जितना आप कॉम्प्लेक्स करोगे उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है. ब्रेक करना मुश्किल, नामुमकिन मैंने बोला ही नहीं, मुश्किल होता है. मुश्किल क्या होता है मालूम है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना. आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा लगेगा, उतना टाइम ज्यादा लगेगा. और अगर आपको मालूम है 3 बार अगर पासवर्ड वैसे ही गलत हो गया, ब्लॉक कर देता है. मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां पर जो सिक्योर सिस्टम है. तो एनीवे, पासवर्ड मैनेजमेंट इसी कहानी का किस्सा है. नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो यार. ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज करो कि भाई यार ओके, आपने कोई भी लिंक आई है, कोई भी लिंक ईमेल आई है, उसको क्लिक नहीं करोगे. तो याद रखना, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय फॉर क्लिकिंग लिंक. इसके लिए याद रखना, क्लिकिंग लिंक, लिंक ऑफ ईमेल से जो भी आया उसको क्लिक नहीं करना. मालूम है, आपने सुना होगा कोई भी लिंक आती है सीधा क्लिक मत करो. क्यों सर? क्लिक लिंक आया तो क्या होगा?
फिशिंग अटैक हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है। फिशिंग हुआ तो भी एक बार ठीक है, फिशिंग हुआ तो एक बार ठीक इसलिए है कि अगर आपके पास लाइसेंस एंटीवायरस है वो ढूंढ लेगा फिशिंग। ट्रोजन उसका बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। और मैं बोल रहा हूं ट्रोजन के लिए अगर आपके सॉफ्टवेयर में ट्रोजन, याद है मैंने बताया हुआ है आपको, ओके, ट्रोजन अगर आपके सिस्टम में आ गया कैसे निकलेगा मालूम है आपको? ओनली वन थिंग, फॉर्मेट, ये बताया भी था मैंने मेरे ख्याल से, ओनली वन थिंग, फॉर्मेट। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू रिमूव ट्रोजन, नो अदर ऑप्शन। या तो फिर वो कंप्यूटर को स्टैंड अलोन रख दो, वो कंप्यूटर आपने नेटवर्क में डाला, ट्रोजन आपका पूरा डेटा लेते रहेगा, दैट फॉर श्योर, डेटा देते रहेगा वो जो भी उसका होस्ट है वो जो इधर पर फिशिंग है, ये है, इसको ये आपके एंटीवायरस एंड अदर थिंग्स ये कर सकते हैं मालिक। तो नेवरदलेस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज करिए, लिंक क्लिक करने के लिए नहीं है, ओके। रिपोर्टिंग करिए, अगर आपको मालूम पड़ रहा है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, ओके, रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है, ओके, या लीगल लायबिलिटीज आने वाली है, रिपोर्टिंग करिए, ओके, यानी कुछ लॉसेस होने वाले हैं, ओके, तो भाई रिपोर्ट करिए। मेरे को बताओ, ओके, क्या मेरे पास एक एप्लीकेशन सर्वर ऐसा है जिसके अंदर मेरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है? ओके, अब मेरे को बताओ क्या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है? अगर वो चोरी हुई क्या उसका मेरे ऊपर डैमेज हो सकता है? कौन सा सेक्शन? 43A। 43A याद आया मालिक? अब मेरे को बताओ उसको बचाने के लिए मेरे को अपने आप को प्रूव तो करना पड़ेगा। अगर 43A याद है तो 43A में मैंने क्लियर बताया, अगर मैं प्रूव करता हूं कि सिक्योरिटी बरोबर डाली है, और वो कौन बताएगा? आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के सेक्शन 15 16 बोलेंगे कि भाई सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए, और मेरी सिक्योरिटी अगर उस पार पे रही तो भाई मैं बच जाऊंगा। एंड दैट एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं कि भाई यार ऐसे कुछ हुआ, उसमें एक कंडीशन ऐसी है कि आपका जब भी मालूम पड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, इमीडिएटली क्लाइंट को इंटीमेट करना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है, हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। एक क्या होता है मेरे को बताओ, मेरे इधर से चोरी हो गया, मैं यार तुमको कैसे बोलूं यार तुम्हारा डेटा चोरी हो गया? अपन ऐसा रहता ना, मैं क्या करूंगा, मैं पहले वो चोर को ढूंढेंगे, देखेंगे, डेटा लेंगे। अरे डेटा लेंगे क्या, डेटा का मिसयूज हो सकता है। तो आपको जिसका डेटा है उसको पहले इंटीमेट करना चाहिए कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ये स्टेप है जिसका डेटा मेरे पास है, ये सबसे पहला स्टेप है प्रायोरिटी पे, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है आपका डेटा, और ये चीज है जिसकी वजह से ये पॉइंट होता है। तो रिपोर्टिंग करना चाहिए अगर आपको लॉसेस, लीगल लायबिलिटीज इससे बचाना है, ये तो पॉइंट। उसके अलावा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, सर डीडी करना चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू डिलिजेंस? ओके, शायद आपने अकाउंटिंग में एमालगमेशन मर्जर पढ़े थे, मेरे को बताओ। मर्जर होता है तो कोई मर्जर या एमालगमेशन होता है, ओके, या कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो दूसरी कंपनी का कुछ वैल्यूएशन आता है। मेरे को बताओ आपकी कंपनी को मैं एक्वायर कर रहा हूं, ओके, मेरे को बताओ पर शेयर मेरे को कितना देना पड़ेगा? जो भी आएगा कैसे आएगा, कौन निकालेगा? मार्केट वैल्यू दे दूं, मैं सीधा मार्केट वैल्यू दे दूं चुपचाप? इतना बड़ा झंडू है, पागल है क्या? परचेज कंसिडरेशन में समझ गया, ओके। आप मेरे को बताओ आपकी वैल्यू है, आपके आपके कंपनी की वैल्यू है, ओके, 1000 करोड़ कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी है, ओके, 1000 करोड़ की कंपनी है, ओके। मेरे को बताओ मेरे से आप कितना मांग रहे हो? 1000 करोड़ बोलोगे आप? अरे यार मैं बोल रहा हूं ना, तो 1000 करोड़ की कंपनी है तो आप मेरे से कितना मांगोगे? तो मैं बोलूंगा 1000 करोड़ है कैसे मेरे को बताओ, तो तुम मुझे कैसे बताओगे? मुझे बैलेंस शीट दोगे, बैलेंस शीट में दो चीज दिखाओगे, एसेट और लायबिलिटी, ये दोनों मिलाने के बाद, मिक्स होने के बाद कितना बचना चाहिए? 1000। तो वही कैलकुलेशन होगा ना। पर आप ऐसा नहीं हो सकता आप एसेट को ओवर वैल्यू कर दो। आप जब मेरे को बेचने जाओगे आप कोशिश क्या करोगे, पैसा ज्यादा निकाले या कम निकाले? तो आप तो भाई बताओगे भाई ये एसेट है, जबकि एसेट है ही नहीं। वो एसेट हो सकता है, वो एसेट डिस्प्यूटेड एसेट है। एक एसेट बता रहे हो, एक प्रॉपर्टी है जो 200 करोड़ की है और वो प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, ओके, तो आप मेरे को बताओगे डिस्प्यूट नहीं? यही चीज है, ये कैसे पता करूं मैं? ड्यू डिलिजेंस, ये ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, ओके। यहां पर भी वो लोग यही बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाइए। सर मतलब क्या होता है? यानी यहां पर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, यहां पर जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है, ओके, आपको ऐसे आपके एसएलए होंगे ना किसी के साथ में, फिनवेयर, फ्लेक्सक्यूब के साथ, उनका ड्यू डिलिजेंस करिए। जिसके साथ एसएलए होंगे, जो आपके सर्विस प्रोवाइड होंगे, अरे भाई ऐसे ही मत दीजिए, सीबीएस है, आपका डाउन टाइम हो गया ना, करोड़ों रुपए का नुकसान आपको होगा। तो ड्यू डिलिजेंस करके सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करिए, एसएलए एंटर करिए बरोबर, ओके। सर्विस प्रोवाइडर मेरे ख्याल से जेपा मलिक, ओके। तो पहले 6 पॉइंट जो मैंने बताया वो बता दो एटलीस्ट उतने, ओके, मेरे को बता दो इतना पॉइंट, ओके। ईमेल डोमेन होना चाहिए, 2 फैक्टर पासवर्ड, पहले 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल, 2 फैक्टर पासवर्ड। इसके बाद 3 चीजें पंचायती, ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग, ड्यू डिलिजेंस, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है मालिक। और 2 पॉइंट पे अपन याद रखेंगे, ओके। जो 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट आपका फेवरेट पॉइंट होना चाहिए, एंड मेरे ख्याल से वो याद आना चाहिए। क्या आ रहा है याद? स्पेलिंग नहीं दिख रही है, ठीक है, मैं स्पेलिंग वापस अच्छे से लिखता हूं, ओके। CHANGE क्या है? चेंज मैनेजमेंट। अबे कितनी बार बताया चेंज मैनेजमेंट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
चेंज मैनेज, मेरे को बताओ ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? क्या फिनवेयर का वर्जन चेंज होगा? ओके, क्या अपने आप वर्जन चेंज करना चाहिए या ऑथराइज वैसे होना चाहिए? यानी जो वर्जन चेंज है उसको टेस्ट करना चाहिए, उसका इंपैक्ट अपने ऊपर क्या है वो सब देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? दैट इज चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट होना चाहिए मालिक, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, चेंज मैनेजमेंट। एंड अगला पॉइंट, मेरे को नहीं लगता कि अगला पॉइंट भी आपको दिक्कत आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। मेरे को बताओ, कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर बैंक में आया, ओके, उसी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ यूज करना चाहिए या उसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए बैंक की सेटिंग के साथ? अब मेरे को नहीं लगता लास्ट दोनों पॉइंट सी सी जेपा मालिक, चेंज मैनेजमेंट होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। मेरे को बताओ 8 पॉइंट क्या है, बहुत थोड़ी सी है, पहले 3 फिर 3 और लास्ट 2। पहले 3 क्या है? सबसे पहले 3, ओके, ईमेल डोमेन होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट 3 पंचायती, ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। एंड लास्ट 2 पॉइंट है, ओके, सी सी, चेंज मैनेजमेंट होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके अलावा 1-2 पॉइंट है, ओके, इंसिडेंट मैनेजमेंट। याद आ रहा है इंसिडेंट मैनेजमेंट? नहीं आ रहा होगा, 100% नहीं आ रहा होगा, गारंटी मैं बोल रहा हूं। इंसिडेंट मैनेजमेंट, मेरे को रिकॉल करके बताओ इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है? ये मैंने समझाया था, इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या था ये मैंने बताया था। और मैं आपको ये भी याद दिलाता हूं, मैं चाहिए तो लेक्चर निकाल लूंगा, मां कसम। मेरे को गायत्री ने ये पॉइंट बताया था, ओके, मैंने गायत्री के टाइम पे वो क्लासरूम में अपन बैठे थे और गायत्री ने क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, और ये पॉइंट अपन उस टाइम पे क्लियर किए थे 100%। मैं बोल रहा हूँ आपको याद नहीं होगा। अरे आपके साथ दुनिया में कितनी सारी चीजें होती है, मेरे साथ कुछ है ही नहीं ना काम धंधे, मेरे साथ तो सिर्फ तुम ही हो ना, मतलब ऐसा, मतलब ये बता, तुम समझे? ओके, इंसिडेंट मैनेजमेंट अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा ना? इंसिडेंट मैनेजमेंट नहीं रे आसिम, परफेक्ट, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल। हाँ हाँ, हम्म हम्म, ओके, याद करने की कोशिश करो। मैंने बताया था वॉशिंग मशीन में पहले फोन किया तो उधर कौन बंदा होगा? हेल्प डेस्क, और वो बंदा होगा वो टेक्निकल डेस्क। ओके, अब वो बंदे को दिक्कत आई तो वो टेक्नीशियन को फोन करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट मैनेजमेंट। वो दिक्कत होती है इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट। ओके, सुनो सुनो सुनो, आपको दिक्कत हुई, मेरे को दिक्कत हुई, मेरे को दिक्कत हुई, मेरे को यूजर्स को दिक्कत हुई, तो कौन सा? हेल्प डेस्क। ओके, मालिक समझ में आया? और टेक्निकल बंदे को दिक्कत हो रही है तो क्या करेगा? इंसिडेंट मैनेजमेंट। वो भी आगे कम काम करेंगे मालिक, टेक्निकल डेस्क। ओके, हाँ, परफेक्ट मालिक, याद है वॉशिंग मशीन का एग्जांपल याद है क्या मालिक? 4B का, 4B के टाइम पे ये बताया था इंसिडेंट मैनेजमेंट। ओके, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एंड इसके साथ में इंसिडेंट मैनेजमेंट एक आंसर है, इंसिडेंट मैनेजमेंट एक ऑडिट लॉग्स होने चाहिए। ऑडिट लॉग्स मतलब ऑडिट ट्रेल, खत्म स्टोरी। ओके, ये पॉइंट यहां तक ही खत्म हुई। तो अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट ही खत्म हुए अभी तक, लेकिन अभी चौथा पांचवा छठा उसमें मसाला नहीं है। चौथा पांचवा छठा मसाला नहीं, मतलब इजी मसाला है। चौथे की पॉइंट की बात करते हैं, बट बिफोर दैट एक बार ये फटाफट रिपीट कर लेते हैं। अभी तक की 3 पॉइंट हुए। 3 पॉइंट कौन से हुए? डेटाबेस, एप्लीकेशन एंड साइबर। साइबर के अंदर 2 चीजें, ओके, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। नेटवर्क के अंदर 5 चीजें। 5 चीजें कौन सी? एकदम इजी आंसर है। सबसे पहले क्या करना? ओके, अनऑथराइज्ड अटैक से बचाना। सेकंड पॉइंट क्या करना? ओके, ओके, एक सेकंड, पहला पॉइंट क्या करोगे? अनऑथराइज्ड अटैक से। दूसरा पॉइंट स्लो डाउन से बचाओगे। तीसरा प्रॉपर यूसेज करोगे। चौथा पॉइंट वल्नरेबिलिटी ढूंढोगे। और पांचवा पॉइंट रिस्क मैनेज करोगे, आइडेंटिफाई रिस्क करोगे और उसको मैनेज करोगे। ओके, एप्लीकेशन के अंदर कितने पॉइंट है? 8। 3 3 2 के करके याद रखो। पहले 3 पॉइंट क्या होंगे? ओके, परफेक्ट। सबसे पहले वो आपको लगना है भाई आपका डोमेन होना चाहिए। सेकंड 2 फैक्टर होना चाहिए। तीसरा पासवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट 3 क्या होना चाहिए? ओके, ट्रेनिंग होना चाहिए, ओके, रिपोर्टिंग होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, एंड सीसी 2 होने चाहिए, चेंज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, इसके बाद ओके, कंपोनेंट्स को याद करो। कंपोनेंट्स में कितने पॉइंट पढ़े थे? 6 कंपोनेंट। मेन आंसर पहला क्या था? डेटाबेस, एप्लीकेशन, साइबर, और जिसके बिना काम नहीं होगा, नेटवर्क। अब नेटवर्क में भाई मसाला क्या बताऊं ही तुमको। ओके, ये मसाला अपन इधर कर चुके, वही तो कॉन्सेप्ट है। मेरे को बताओ नेटवर्क में क्या चाहिए मुझे? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ छोटा, मेरे को बताओ बैंडविड्थ क्यों ज्यादा चाहिए इसमें? क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ यूजर्स एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा रहेंगे तो बैंडविड्थ ज्यादा लगेगा, एंड दैट इज व्हाट योर फोर्थ पॉइंट सेज। तो फोर्थ पॉइंट के मसाले में अगर मैं बात करूं तो इट इज मोर ऑफ बैंडविड्थ। ओके, ये कहानी खत्म करो, मैं लिखता हूं 2 मिनट में। ओके सर, ये पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट मेरे को बताओ क्या रहेगा मालिक? बैंडविड्थ। चौथा पॉइंट बैंडविड्थ नहीं, सॉरी, नेटवर्क, नेटवर्क पॉइंट रहेगा। ओके, ये आपका रहेगा नेटवर्क एनवायरनमेंट, और इसमें मुझे नेटवर्क एनवायरनमेंट में क्या याद रखना है? बैंडविड्थ। नेटवर्क एनवायरनमेंट में मुझे क्या ध्यान रखना है? बैंडविड्थ। ओके, बैंडविड्थ होना चाहिए। बैंडविड्थ नहीं रहा तो सिस्टम क्या होगा? स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा। यानी इसका कौन सा टाइम चालू होगा? डाउन टाइम। डाउन टाइम जितना ज्यादा होगा उतना इंपैक्ट आपके ऊपर रहेगा मालिक। डन मालिक? एवरीबॉडी? ओके, एंड याद रखा। ओके, मेरे को बताओ, और ये इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
और वापस मैं लिख के देता हूँ, लिख के रख लेते हैं। ओके मेरे को बताओ वाई बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए मुझे? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसे ही कुछ वर्ड है वो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, इसके बेसिस पे अपने को रखना है मालिक। तो पहला पॉइंट याद रखिए, ओके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल हियर। जितना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सही रहेगा उतना काम आपका होगा। दूसरा सिनारियो यहाँ पर बैंडविड्थ बहुत मैटर करता, दूसरा सिनारियो बैंडविड्थ मैटर करता, और बैंडविड्थ क्यों मैटर करता? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है। खत्म हो गई कहानी। अब मेरे को बताओ पांचवी चीज, ये सब चीजें रखोगे किधर? डेटा सेंटर। तो पांचवा पॉइंट आपके लिए आता है डीसी, एंड डीसी के साथ आता है डीआरसी। व्हाट इज डीआरसी? डिजास्टर रिकवरी सेंटर। एक होता है डेटा सेंटर, एक है डिजास्टर रिकवरी सेंटर। ओके मेरे को बताओ डेटा सेंटर मतलब क्या, कौन सी जगह जहां पर सारा डेटा रखा होगा, वो सेंट्रलाइज लोकेशन होगा। डेटा सेंटर एक सेंट्रलाइज लोकेशन होगा। ओके डेटा सेंटर में आपके कौन से सर्वर्स होंगे? बट डेटा सेंटर में सर्वर्स ही होंगे ना। डेटा सेंटर में आपके सर्वर होंगे, एप्लीकेशन सर्वर होगा, डेटाबेस सर्वर होगा, वेब सर्वर होगा, इंटरनेट बैंकिंग सर्वर होगा। ये मल्टीपल सर्वर आपको डेटा सेंटर में मिलेंगे। ये डेटा सेंटर में सारे सर्वर होते हैं मालिक, डेटा सेंटर में सारे सर्वर रखे जाएंगे। ये डेटा सेंटर में जो सब रखे जाएंगे, ओके उसके साथ में और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स भी होंगे। मेरे को बताओ खाली सर्वर होंगे या वायरिंग भी होगी? वायरिंग। अब मेरे को बताओ ये नॉर्मल आपके घर पे जो लाइट आती है वो वायरिंग होती है क्या? नहीं, ये फाइबर ऑप्टिक होती है। फाइबर ऑप्टिक वायरिंग जो लेजर और उसके कॉन्सेप्ट पे चलती है, तो फाइबर ऑप्टिक। ओके फाइबर ऑप्टिक देखो तीन तरह की वायर होती है, एक है ट्विस्टेड पेयर, एक होती है कोएक्सल केबल, और एक होती है फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड पेयर अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वायर देखा होगा आपने, मतलब ना दो वायर, दो तार रहती है कॉपर वायर, और उसके ऊपर एकदम छोटा सा थिन ये है, उसको काटना आसान है। कोएक्सल केबल आपके घर के केबल की कनेक्शन। केबल देखना कॉपर वायर एकदम बीच में रहती है, लेकिन उसके ऊपर इंसुलेशन जो रहता है ना, इंसुलेशन बोलते हैं उसको, वो कैपिंग है तो बहुत ज्यादा होता है, उसको तू ऐसे काटने की कोशिश कर, नहीं कटेगा। ओके उसको वो काटने वाला ही पोर्शन चाहिए तो जाके कटता है, यानी प्रोडक्टिव मैकेनिज्म ज्यादा होता है। और फाइबर ऑप्टिक होता है जहां पर वायर बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। ओके वो पतली क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो डेटा है, ओके वो डेटा सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल करता है। डेटा किसी फॉर्म में ट्रैवल करता है? सिग्नल। और सिग्नल को पुश करने के लिए लेजर बीम्स छोड़े जाते हैं, वो लेजर के थ्रू जाता है, लाइट के थ्रू डेटा ट्रैवल करता है। सबसे हाईएस्ट स्पीड फाइबर ऑप्टिक में, और सबसे कॉस्टलीएस्ट फाइबर ऑप्टिक है। सबसे कॉस्टलीएस्ट हाईएस्ट स्पीड, मतलब अगर आपको डाउन टाइम अवॉइड करना है कौन से केबल चाहिए? फाइबर ऑप्टिक। तो ये डेटा सेंटर में कौन से केबल्स होते हैं? फाइबर ऑप्टिक। तो यहां पर ओके टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं, नेटवर्क राउटर्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, ये सारी चीजें होती है। और इसके साथ में ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, इनका डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए बेटा। मेरे को बताओ डॉक्यूमेंटेशन क्यों होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन क्यों होना चाहिए? रिकॉर्ड क्यों चाहिए फिर ऐसा? अरे मेरे भाई किधर खराब हो गया है, कौन सा कंपोनेंट होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन। अभी मेरे को बताओ अगर 10 सर्वर इस रूम में है, तो कौन से सर्वर में क्या रखा है, डॉक्यूमेंटेशन के बिना काम होगा क्या? आपको मालूम पड़ना है भाई ये सर्वर खराब हुआ है तो ये सर्वर में कौन सा डेटा है, या अगर कोई डेटा मिल नहीं रहा है किसी को तो वो कौन से सर्वर में है। अरे ऐसे नहीं रख सकता ना। मेरे को बता तेरे घर पे कपाट है ना, कपाट मतलब कबोर्ड है ना, कौन से कबोर्ड में किसका सामान रखा है ना, वो अभी छोटा सा पार्ट है, इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रखने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो अगर आप इस एरा में गए जहां पर ओके मल्टीपल फैमिली साथ में है, ओके डोंट यू थिंक कबोर्ड पे सबको आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा? ओके ये सीन है। अब होटल में गए, मेरे को बताओ होटल में आपने आपका एक रूम नंबर है उसमें कबोर्ड में रखा होगा, अब नीचे गए बोले मेरे कबोर्ड में मेरा सामान है, कौन से कबोर्ड में? तो आप क्या बताते हो? रूम नंबर। डॉक्यूमेंटेशन उस कंटेक्स्ट में होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, दैट्स इट। और ये उड़ गया तो भाई अल्टरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अल्टरनेट दो चीज होनी चाहिए, अल्टरनेट एक तो अल्टरनेट सेंटर होना चाहिए एंड अल्टरनेट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब समझ में आ रहा है? कोई बताएगा एग्जांपल अल्टरनेट कनेक्टिविटी का? मुंबई। मैंने आपको पहले पहले बताया मेरा मेन क्या है, जियो। जियो गया तो एयरटेल, एयरटेल गया तो केबल। हाँ मैं रिचार्ज नहीं किया उस टाइम पे, रीजन सिंपल है, मैंने आपको बताया रिक्वायर्ड नहीं था 3-4 दिन के लिए। हाँ जापान की कौन सी? हाँ ये अच्छा, तो इस केस में बात करें डिजास्टर रिकवरी केस में, बिकॉज जापान में अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो खाली है ना डेटा सेंटर नहीं रखते उधर, डेटा सेंटर के उनके रूम ही है। मेरे को बताओ डेटा सेंटर उधर रखना चाहिए जिधर अर्थक्वेक आता है? हाँ नेटवर्क के होते हैं ना, तो नेटवर्क का अल्टरनेट नेटवर्क्स होते हैं, वो नेटवर्क्स होते हैं, लाइट कनेक्शंस होते हैं अल्टरनेट। दो पावर स्टेशन होते हैं उनके पास, एक पावर स्टेशन की तरह अर्थक्वेक आ गया, दूसरा पावर स्टेशन से पावर चालू होता है, डुप्ली रिडंडेंसी करते वो लोग। पर डेटा सेंटर कभी भी उनके डेटा सेंटर कहीं पर भी अर्थक्वेक वाले एरिया में नहीं रहेंगे, पर अर्थक्वेक एरिया में घर रहेंगे बहुत सारे। और घर मालूम है उनके कैसे बनते हैं?
मतलब बहुत लो कॉस्ट में, वुड में, अगर अर्थक्वेक, उनको मालूम है उस एरिया में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है, ओके, तो वो गिर भी गए, वापस बनाना आसान और नुकसान होना कम, ये लॉजिक है। ओके, तो ये अल्टरनेट सेंटर होने चाहिए, अल्टरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड उसके अलावा पब्लिक में प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई यार ऐसा कुछ है, ऐसे ऐसे सिनारियो है। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाय आना, ठीक है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका, लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फ्रॉड मैनेजमेंट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फ्रॉड मैनेजमेंट। अब ये कोई मुझे बताए मेरे को ऐसा, सर अगर मैं कोई ऑनलाइन कुछ करता हूँ, ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ, कभी आपने देखा है ऐसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर बैंक से हुआ, आपका बैंक अकाउंट कुछ होगा, ओके, आपको कभी ऐसा हुआ है आपको ट्रांजैक्शन होने के बाद मैसेज आया है? मैं अभी इसमें मैंने तो दिखा था, मैसेज आता है ट्रांजैक्शन होने के बाद, इतना खर्चा हुआ है, उसके बाद ऐसा एक मैसेज, उसी मैसेज में आपने देखा है अगर आप ये नहीं हो तो रिप्लाई करो या रिपोर्ट करो। आप नोट करना, आपके जो भी मैसेज है क्रेडिट कार्ड के, आप देखना क्रेडिट कार्ड के मैसेज देख लो, आपको ऐसा आएगा दैट ट्रांजैक्शन हैज बीन डन, ओके, अगर आप ये नहीं हो तो रिपोर्ट। ये क्या है? ओके, अब ये रिपोर्ट करना मतलब क्या होता है मेरे को बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? मेरा क्वेश्चन मतलब ऐसे मालूम है क्या? ओके, जैसे एक आता है तो ये रिपोर्ट करके होता क्या होगा, ये रिपोर्ट करके आपका बैंक का आईवीआर पे लगता है, वो बैंक के जो आईवीआर पे जाता है, ओके, वो आपको बोलता है कि आपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन यूज किया कि नहीं किया है। आप जब नहीं बोलते हो तो उसके बाद वो आपको पूछता है ये ब्लॉक करना है या नहीं करना है, फिर उसके बाद आगे वाला स्टेप लेते हैं और उसके बाद वो कोई फोन बैंकिंग वाले बंदे से बात किया जाएगा। और ये खाली ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता है, गलती से क्या होगा, एग्जांपल मेरा ऐसा इंडिगो के साथ हुआ था, एक बार एयर ट्रेवल टिकट बुक किया था मैंने, और इंडिगो का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, यानी फ्लाइट के टिकट बुक नहीं हुए, पर मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, 40,000 चला गया, फ्लाइट के टिकट ही नहीं बने, ओके, वो पेंडिंग ही दिखा रहा था इंडिगो के ऐप में। ओके, पहले फिर मैंने इंडिगो को फोन किया, तो इंडिगो में ना यूजुअली कभी ऐसा होता है ना, आगे पीछे हो जाता है, तो इंडिगो वाला बोला हमको पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, ओके, ट्रांजैक्शन आया नहीं है, ओके, जिसका एक रीजन भी हो सकता है क्योंकि मोबाइल पे मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, ओटीपी आता है, तो ओटीपी है ना, वो यूजुअली जब ट्रांजैक्शन करते हैं नीचे दिखता है, पर वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में गायब हो जाता है इसमें, तो वो मेरे को मैसेज देखना पड़ता है जाके वापस। तो जब गया ना तो शायद वो फ्लिप करते वक्त, स्क्रीन चेंज करते वक्त, मतलब वो उस टाइम पे शायद कुछ प्लस माइनस हुआ रहेगा, तो इंडिगो वाले ने बोला टिकट बुक नहीं हुआ है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और इतने देर में आ जाता था, मतलब 10 मिनट हुए थे कुछ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उस जो मैसेज है उसमें लिंक कर दिया दिस नॉट ट्रांजैक्शन डन बाय मी, मैंने उस पर क्लिक किया, वो आईवीआर पे लेके गया, आईवीआर पे पहले बोला क्या ट्रांजैक्शन आपने किया था या नहीं किया था, मैंने बोला किया था, फिर क्या आया, फिर उसने बोला कि भाई क्या हुआ, ओके, मैंने बोला मेरे को जो सर्विसेज चाहिए थी सर्विसेज नहीं मिली, फिर वो उसको लिटिगेशन में डालते हैं, तो ट्रांजैक्शन मेरे मेरे रिसीट में, मैं पेमेंट नहीं करूंगा उसका, फ्रॉड नहीं हुआ, पर फ्रॉड हुआ तो समझ में, उसका पेमेंट नहीं आएगा, मेरे बिल में नहीं आएगा, वो लिटिगेशन में चलेगा, वो ट्रांजैक्शन 40,000 मेरे अगले बिल में आया ही नहीं, ये और इंडिगो आपस में सेटल करते रहे, और एक मेरे ख्याल से कुछ 22 दिन के बाद इनका मैसेज आया कि ट्रांजैक्शन, ये लिटिगेशन क्लोज हो गया है, ओके, सो इस पे आपका ये पेमेंट कोई ड्यू नहीं है और ये क्लोज है, अब इसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्म भर के दे दो सर्वे का, बस दैट्स इट, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। अगर एग्जांपल मेरा क्रेडिट कार्ड साक्षी ने स्वाइप किया, मैंने नहीं किया था, मैं उस पर कर दूंगा ये मैंने नहीं किया हुआ है, ओके, फिर ये लिटिगेशन में चलेगा, यानी ये अमाउंट मेरे को भरने को आएगा नहीं, ओके, ये अमाउंट भरने को नहीं आएगा, ये आएगा नहीं, डिस्प्यूटेड रहेगा, ये अमाउंट डिस्प्यूटेड रहेगा, लिटिगेशन मतलब डिस्प्यूटेड है, ओके, फिर ये लोग वेरीफाई करेंगे, फिर अपने ये इन्वॉल्वमेंट साक्षी कौन दी, कार्ड कैसे गया, ये सारी चीजें होगी उसमें, एंड पर तब तक आप समझे मेरे ऊपर ये बिलिंग मेरा नहीं है। अगर आपने ऐसा कभी हुआ तो दैट इज नथिंग बट योर लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फ्रॉड मैनेजमेंट, यानी जो आईवीआर बिठाना, हेल्प डेस्क जो बिठाते ना, ये भी एक टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, क्योंकि अगर कुछ ऑनलाइन में फ्रॉड हुआ उसको मैनेज कैसे करोगे, ओके, तो वो एक्सीड हो, लिमिट एक्सीड होने के बाद ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, कॉल नहीं आएगा, पर तू वो तो मैंने बोला ना, वो तेरे को एक लिमिट के बाद वो आता है, मतलब अभी रोज ट्रांजैक्शन तू 5,000 का कर रहा है, मैंने 2 लाख का कर दिया, तो आता है कि भाई आपने किया है क्या ट्रांजैक्शन, ओके, वो आता है, पर वो बट मतलब वो भी इसी कैटेगरी में आ सकता है, वो भी इसी कैटेगरी में आ सकता है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट के, ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए। डीडी, डीडी इज बेसिकली एप्लीकेशन का, मैंने क्या बताया, डीडी किसका करना है मेरे को इधर, डीडी किसका करना है इधर, डीडी किसका किया था अपन ने, सॉफ्टवेयर नहीं, जिससे सॉफ्टवेयर खरीद रहे, जो प्रोवाइडर है उसका डीडी करने को बोला मैंने, ये डीडी क्या है, ये हमारा है, मैं तेरे को एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अब तू मेरे को बोल रहा है सर मैंने यूज नहीं किया, एग्जांपल तेरे को सीरियल की दी थी मैंने, तू बोल रहा है, रुशान बोल रहा है मैंने यूज नहीं किया, ठीक है, मैं ये डिस्प्यूट रखता हूं, तेरे को सीरियल की नया देता हूं, पर ये सीरियल की मैं बाद में देखूंगा, अगर ये हुआ तो तेरे को एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, नहीं लाता नहीं रहूंगा, ये डीडी करना इसमें नहीं था, ओके, दिलीप सर का डीडी करना मैं करूंगा, वो डीडी है,
और तेरे इसमें जो कर रहा हूं ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग फ्रॉड सिस्टम है मेरे ख्याल से। जीपा मालिक ओके तो सर वो मनी उस पर्टिकुलर टाइम में किसके पास रहता है? ओके मनी उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में नहीं रहता। ओके मेरे से डेबिट हो गया, वो पैसा किस में रहता है? वो हवा में नहीं रहता, वो सर्वर हैंग रहता है। रोल ओवर एटोमिसिटी भूल गया क्या कल का? कल तो ये तो एडिशनल समझाया भी मैंने आपको। एटोमिसिटी याद आया? एटोमिसिटी ट्रांजैक्शन हैंग हो गया, ट्रांजैक्शन हैंग हो गया तो वो रिवर्स पोजीशन पे जाता है। वैसे ही ऑटोमेसिटी वो काम करता है कि पैसा मतलब उसके अंदर एसिड टेस्ट के अंदर याद है आपको क्या थे? ACID याद है? एसिड, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। आइसोलेशन, कोई भी ट्रांजैक्शन आइसोलेशन नहीं होगा। अगर कोई डेबिट होगा तो कोई क्रेडिट होगा, और अगर कोई क्रेडिट होगा तो कोई, तो जब वो डेबिट हो गया मुझे तो उसका कोई क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो आइसोलेशन रिवर्स करता, फिर ऑटोमेसिटी के हिसाब से वो रिवर्स लेके आता। ये लॉजिक्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, ये जबरदस्त लॉजिक्स होते हैं, पर बहुत बहुत जबरदस्त है ये सब। और ये सब है ना, ये मैं सब सीखा हूँ इट इज ओनली विद HDFC बैंक। HDFC बैंक में ये बहुत तोड़, मतलब जो 3 साल के एक्सपीरियंस में है ना, बहुत भारी था। 3 साल के स्टार्टिंग के ईयर में तो कुछ मालूम ही नहीं था मेरे को क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। अपन तो जनरली काम करते थे, एक्सेल शीट को ही देखते थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। पर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आई वर्कड लॉट इन नेटवर्क बिकॉज ऑफ CISM, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। IT सिक्योरिटी के लिए था। तो वो डिग्री जब आई तो उसके बाद मेरे को वो फायरवॉल याद है, मैंने आपको शायद एग्जांपल बताया था, वो उस एरा में डाला। स्टार्टिंग मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है, पर उसके बाद ये लॉग्स एंड अदर थिंग्स बहुत भारी चेपे थे। ओके जेपे थे, मतलब इसके इसमें ही मानना पड़ा। तो याद रखना यहाँ पर एक ही चीज याद रखो, फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम शुड बी देयर। फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम शुड बी देयर इन CBS। फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम शुड बी देयर इन CBS। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? अरे हाँ या ना? ओके तो यहाँ पर अपना काम खत्म हुआ, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। तो हाउ मेनी टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स आर देयर मालिक? ओके टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स कितने हुए अपन का यहाँ पर ऑल टुगेदर? ये आपका 7वां क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ओके टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स का कौन से कितने क्वेश्चन खत्म हुए टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स? ओके टेक्नोलॉजी कंपोनेंट कितने हैं? 6। पहला है डेटाबेस, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है साइबर, चौथा है नेटवर्क, पांचवा है डेटा सेंटर एंड लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन फ्रॉड। अभी ध्यान रहे, ऑनलाइन फ्रॉड समझ में आया? अभी ऑनलाइन फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम ये बहुत जरूरी है। तो 6 पॉइंट। और साइबर सिक्योरिटी में कितने हैं? 2, एक है नेटवर्क और एक है एप्लीकेशन। अब मेरे ख्याल से आई डू थिंक यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस आंसर। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली समझ में सब आ गया। इवन अभी 1-2 मिनट में रट लेते हैं, रटने का काम खत्म हो जाएगा। रटने का खाली इसमें क्या रटना है, अगर ये समझ में आ गया होगा आपको, खाली साइबर सिक्योरिटी को रटना है। अब मेरे को बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें से? रिटेल कौन आएगा? साइबर सिक्योरिटी। अब मेरा क्वेश्चन है आपको कैसे मालूम पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी? देखो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स आए तो क्या लिखोगे? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स आए तो क्या लिखोगे? आपको कैसे मालूम ये CBS के टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है? क्वेश्चन पूछेगा वो। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं, पहले बेवड़े जैसे काम मत करो, पहले दिमाग में याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ CBS। वो बताएगा XYZ बैंक है, फिनवेयर यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, फलाना यूज कर रहे हैं, डिमका यूज कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट खाली ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। क्वेश्चन 2A एक्सप्लेन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। ओ भाई किसके किसके टेक्नोलॉजी कंपोनेंट? जेबर मालिक। ओके तो ये क्या टेक्नोलॉजी कंपोनेंट के साथ में क्या आएगा वर्ड? बैंक हो या CBS, ये आएगा ना? ये आएगा तो इधर आना ना। तो मेरा क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी वर्ड आते ही किधर जाएगा? साइबर सिक्योरिटी वर्ड आया तो किधर जाएगा? अरे वो 4A में भी है। मैं वही तो बोल रहा था, ये सेम आंसर आपको 4A में भी मिलेगा। 4A में भी आपको साइबर सिक्योरिटी करके डायरेक्ट आंसर है। आंसर सेम ही है लेकिन उसमें खाली एप्लीकेशन का है, कॉम्बिनेशन जैसा है, एक ही आंसर है वो, साइबर सिक्योरिटी। तो मेरे को बताओ साइबर सिक्योरिटी वर्ड आते ही कौन सा आंसर लिखना है? क्वेश्चन में देख के मालूम पड़ेगा। अगर साइबर सिक्योरिटी फॉर बैंक आया, साइबर सिक्योरिटी फॉर ई-कॉमर्स आया, बस साइबर सिक्योरिटी 2 जगह कवर है। साइबर सिक्योरिटी की बात करो, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड थिंग्स। देखा जाए तो चैप्टर 1 में भी तो साइबर क्राइम के सिनारियोज अपन पढ़ चुके हैं। ओ साक्षी है कि नहीं गई? मैं वापस बोल रहा हूं, साइबर सिक्योरिटी आया तो कौन सा लिखना है? बैंक। ओके बैंक। अगर बैंक आया मतलब बैंक आया मतलब CBS आया तो ये लिखना है। और नेटवर्क ई-कॉमर्स आया तो 4A में शिफ्ट होना है। वैसे मैं आपको बता दूं, ओके इवन 4A पर आपने बाई चांस देखा हो जो भी हो, ओके उसके अंदर भी सेम ही आंसर है, मतलब आंसर चेंज नहीं है, ये वाला आंसर ही आपको मिलने वाला है, ये कॉम्बिनेशन ही मिलने वाला है। बट यही सीन है, यही अरे हर जगह यही रहेगा रे। तो ई-कॉमर्स को बचा या किसको भी बचा, साइबर सिक्योरिटी में बचाने का तरीका यही है। एवरीबॉडी क्लियर? तो पहला सिनारियो एक बार रिपीट मार दो, मेरे को फटाफट आंसर दे दो। ओके मेरे को बताओ, ओके व्हाट आर द टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स हियर? कितने टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स है? 6। नाम
डेटाबेस, एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, ओके, नेटवर्क, उसके बाद है डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन फ्रॉड सिस्टम। ओके सर, साइबर सिक्योरिटी में कितने पॉइंट है? 2। एक है नेटवर्क सिक्योरिटी, एक है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में कितने पॉइंट है? 5। 5 कौन से है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? अनऑथराइज्ड अटैक से बचाना चाहिए। सेकंड, स्लोइंग डाउन नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रॉपर यूसेज होना चाहिए। चौथा, वल्नरेबिलिटी ढूंढनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, रिस्क पता करना चाहिए। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। 3 3 2 करके डिवाइड किया है। पहले 3, ईमेल डोमेन होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट 3, ओके, रिपोर्ट वाले कॉन्सेप्ट है, क्या होना चाहिए? ओके, अवेयरनेस ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद रिपोर्टिंग होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। एंड लास्ट डॉट सी वाला कॉन्सेप्ट है, चेंज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा भी 2 और लिखने हैं, तो एक इंसिडेंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया था, और इंसिडेंट के साथ में अपन ने और एक डिस्कस किया था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट के साथ में कौन सा था? और एक ऑडिट ट्रेल या ऑडिट लॉग्स, ये 2 अपन ने डिस्कस किए। लेकिन मैंने बोला आपको आरटी याद रखिए, दैट्स इट। और इसके अलावा बाकी सब मसाले में मैंने मसाला एम्फसाइज तो करवा दिया, लेकिन सब में मसाले का ध्यान रखना जरूरी है। ओके सर, क्वेश्चन आ सकता है क्या? आ सकता है। एनीवे क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं, बिकॉज मैंने आपको ये एलडीआर बताया ही है। मैं एक बार सीबीएस को सारे पोर्शन को, सीबीएस का जो सारा पोर्शन है, मैं वापस एक बार रिफ्रेश मारता हूं, आप उसका कंट्रोल लेते जाइए। बिकॉज मेरे पहले वाले पोर्शन में मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहले वाले पोर्शन में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, ये पोर्शन में आप कंट्रोल लेते जाइए। पहला सिनारियो क्या है? सीबीएस के कितने सॉफ्टवेयर है? 5। कौन से है? फिनाकल, फिनवन, फ्लेस्क्यू, बैंक्समेट। परफेक्ट मालिक। सेकंड पॉइंट, आपके कितने फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको समझेगा सॉफ्टवेयर कैसे इवैल्यूएट करना है? 4। कौन से? पहला पॉइंट क्या है? इंफॉर्मेशन फ्लो। सेकंड, कस्टमर सेंट्रिक, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ये होने के बाद आपको कैसे ये मालूम पड़ेगा कैसे सीबीएस को 2 सिलेक्ट किए, उसमें से कैसे सिलेक्ट किए? फीचर्स कितने रहेंगे? 8 याद रखो। 8 कैसे याद रखोगे? 10 है पर 8 याद रखो। पहले कैसे याद रखोगे? सबसे पहले क्या करो? ऑनलाइन रियल टाइम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ट्रांजैक्शन अपडेट होना चाहिए। ओके, साइमल्टेनियसली किसमें अपडेट होना चाहिए? डेटाबेस में। चौथा सिनेरियो, रिमोट एक्सेस होना चाहिए। 5वां, सेंट्रलाइज ऑपरेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, सिस्टम ने क्या करना चाहिए? ऑटोमेटेड सिस्टम बेस्ड कंट्रोल पे डिपेंडेंस होना चाहिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन अपने आप करना चाहिए, और एनीवेयर एनी टाइम। एवरीबॉडी क्लियर? और इसके बाद और एक अपन ने 2 पॉइंट पढ़ा था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सिस्टम से होना चाहिए, और इनबिल्ट ऑथेंटिकेशन मतलब सिस्टम से ऑथराइजेशन जो प्रोसेस होना चाहिए वो इनबिल्ट होने चाहिए। ये हो गए फीचर्स के बाद आते हैं स्टेजेस में कितने स्टेजेस है मालिक? 10। ओके, क्या है? प्लानिंग के बाद अप्रूवल के बाद सिलेक्शन, उसके बाद डिजाइन एंड डेवलप करे और प्रोक्योर करे, उसके बाद टेस्टिंग करना, इंप्लीमेंटेशन करना, मेंटेनेंस करना, सपोर्ट देना, अपडेट करना एंड ऑडिट करवाना। ये होने के बाद था क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर? 7। एकदम इजी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ओके, ये याद रखिए, ये क्या है? कॉमन डेटाबेस। दूसरा पॉइंट, आपको एक्सेस कैसे मिलेगा? ब्रांच। तो ब्रांच इज ए डिलीवरी चैनल। तीसरा सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ऑफ बैंक हो जाता है। ये सॉल्यूशन किसके लिए देगा? कस्टमर ऑफ बैंक के लिए, यानी और दूसरे कोई कस्टमर के लिए सॉल्यूशन देगा क्या? नहीं। चौथा सिनारियो वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेगा? पुरानी या एडवांस। ओके, अब मेरे को बताओ, कस्टमर किसका है? बैंक का या ब्रांच का? बैंक का। तो याद होगा, तीसरा पॉइंट भी कस्टमर ऑफ बैंक है, इधर भी कस्टमर बैंक है, लेकिन तीसरे में अपने को लिखना है सॉल्यूशन देता है, और यहां पर देना है ओके, ये बैंक का कस्टमर है, ब्रांच का नहीं है। एंड लास्ट 2 पॉइंट है, मॉड्यूलर होगा और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और इसके बाद और एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस, मतलब मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस आर देयर? अगर याद है तो आपको 7 मॉड्यूल्स है। कौन से मॉड्यूल है? बैक ऑफिस, उसके बाद और एक है डेटा वेयर हाउस, उसके बाद 2 है क्रेडिट कार्ड, एटीएम, एंड और एक है सेंट्रल सर्वर। ये 5 है। उसके बाद और आपको जो एक्सेस मिलता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग नाम है, उसके अंदर 3 है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट एंड फोन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए रहता है, दैट इज कॉल्ड ओके ब्रांच बैंकिंग। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? और उसके बाद अपन ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट खत्म किया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। अपन ने कितने खत्म किए? ओके, 6 खत्म किए। 6 में से कौन सा रिटेल आ सकता है? 3rd। ओके, और मॉड्यूल्स में भी मैंने रिटेल कैसे आ सकता है मैंने बता दिया था कल। मॉड्यूल में कैसे याद रखोगे? 2 कौन से मॉड्यूल्स होंगे? एक होगा फ्रंट एंड मॉड्यूल, एक है बैक एंड मॉड्यूल। अगर फ्रंट एंड मॉड्यूल आया तो कितने लिखोगे? कौन से 2? ब्रांच बैंकिंग एंड ओके इंटरनेट एंड मोबाइल, और बैक एंड आया तो बाकी 5। ये जो पॉइंट हो गया मालिक, एवरी क्लियर? ये होगी कहानी विद रिस्पेक्ट टू सीबीएस का पॉइंट। ओके, तो ये सीबीएस का होने के बाद, ये सीबीएस की कहानी होने के बाद ओके, अपना अगला क्वेश्चन जो जाता है वो जाता है सर्वर्स के ऊपर। किसके ऊपर? सर्वर्स। ओके, एक टाइम आउट लेते हैं, फिर सर्वर और ये दोनों को काम खत्म करते हैं मालिक। एक 10 मिनट में चालू करते हैं मालिक सर्वर केस में। ओके, ध्यान रखिए, वापस मैं बोल रहा हूँ, अगला पोर्शन भी, अगले दोनों आंसर मेरे टेक्निकल आंसर ही है, नहीं तो मैं मतलब ये लोड वाले ही है। ये दोनों आंसर, ये 2 आंसर को मैं बहुत मतलब ये टोटल 4 आंसर है जिसको मैं टाइम अच्छे से देता हूँ। और इसके बाद एक मनी लॉन्ड्रिंग है जिसको मैं, भले ही वो छोटे से पॉइंट है पर लेकिन मैं थोड़ा सा एलोकेट अच्छे से करता हूँ। ये काम हो गया अपना काम, कनेक्टिविटी है मालिक। ओके, तो 10 मिनट में चालू करते हैं, 10 मिनट ले लो टाइम आउट।